तो चलिए बेटा, आज के इस लेक्चर में हम ग्रेविटेशन पढ़ने जा रहे हैं। ग्रेविटेशन का एक एक टॉपिक बहुत सिंपल करके इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूं। तो जो भी बच्चा इस वीडियो तक पहुंच गया है ना, इस चीज़ की मेरी गारंटी है उसको ग्रेविटेशन के लिए कभी किताब नहीं खोलनी पड़ेगी। पर रिक्वायरमेंट इज दैट कि वो बहुत ध्यान से मेरी एक एक बात को सुने, उसके नोट्स बनाए और लेक्चर के बाद में उसको रिवाइज करे। सिर्फ 3 चीजें मेरे को चाहिए। ग्रेविटेशन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो मैं इस वीडियो में दे रहा हूं वो सफिशिएंट है, उससे अलावा आपको तिनका भर भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी को हम लोग सेम ही समझते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको इसका डिफरेंस क्लियर करता हूं। ग्रेविटेशन क्या होता है? जब भी कभी भी फोर्स लगती है अट्रैक्शन वाली कोई भी दो बॉडीज के बीच में, तो बेटा उस चीज को हम कहते हैं ग्रेविटेशन। एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना कि हर एक मास वाली चीज दूसरी मास वाली चीज के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है। मतलब जैसे अगर मेरा ये हाथ है, इसका कुछ ना कुछ मास है ना, और दूसरे हाथ का भी कुछ ना कुछ मास है, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। पर उस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ये जितनी इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है उतनी ही ये भी उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। तो नेट फोर्स इनकी क्या हो जा रही है बेटा? 0 हो रही है। ठीक है जी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारी बॉडी का मास क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। और छोटे छोटे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनका मास क्या होता है? बहुत स्मॉल होता है। तो वो डस्ट पार्टिकल्स आकर हमारी बॉडी के साथ चिपक जाते हैं ना, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं ना। ठीक है, वो क्यों होते हैं? क्योंकि वो हमारी बॉडी के ऊपर उतनी फोर्स नहीं लगा पा रहे होते जितनी हम उन पर लगा देते हैं। ठीक है जी। सेम सिनेरियो है, हमारी अर्थ भाई साहब बहुत ज्यादा बड़ी है, उसका मास भी बहुत ज्यादा बड़ा है, और हम अर्थ के सामने वो डस्ट पार्टिकल के ही जैसे हैं। तो इसीलिए अर्थ हमारे ऊपर उस डस्ट पार्टिकल के ही जैसे फोर्स लगाती है। ठीक है जी। तो बस आप 2 बातें अपने दिमाग में बिठाकर रखिए। जब भी कभी भी फोर्स लगती है 2 मासेस के ऊपर, ठीक है जी, तो उस फोर्स को हम नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब भी कभी भी बेटा फोर्स लगती है हमारी अर्थ और एक छोटे से मास के बीच में, तो उस फोर्स को हम नाम देते हैं सिर्फ ग्रेविटी। ठीक है जी। तो अपने दिमाग में एक चीज बिठा लेना कि इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में जो भी फोर्सेस लगती हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगती हैं। मतलब पूरे यूनिवर्स में एक प्लेनेट दूसरे प्लेनेट पर जो फोर्स लगा रहा है, एक मेट्रॉइड दूसरे मेट्रॉइड पर जो फोर्स लगा रहा है, वो उसके मास के कारण लगा रहा है। और जब भी कभी भी हम फोर्स लगाते हैं मास के बेसिस पे, उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं? मैं आपको ऐसी फोर्सेस के विषय में समझाने जा रहा हूं जो मासेस के बेसिस पर लगती हैं, जो एक मास और दूसरे मास के बीच में लगने वाली फोर्स के कारण लगती है। उस फोर्स को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है जी, ओके। तो अगला एक टर्म है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इसका नाम है फ्री फॉल। बेटा जब भी कभी भी हम किसी भी बॉडी को इस तरह से छोड़ दें, इस तरह से रिलीज कर दें, और इस बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अर्थ वाली ही फोर्स लगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही लगे, ठीक है, तो ऐसे की सिचुएशन को, ऐसे के प्रोसेस को हम कहते हैं फ्री फॉल। क्या कहते हैं? फ्री फॉल। मतलब जब मैंने इस पेन को अपने हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ है, उस समय मेरा हाथ भी इस पेन को होल्ड करने के लिए कुछ फोर्स लगा रहा है। तो दिस इज नॉट द केस ऑफ फ्री फॉल। जैसे ही मैंने इस पेन को छोड़ा, तो जैसे ही मैंने इस पेन को बेटा रिलीज किया, तो सिर्फ और सिर्फ अर्थ ही फोर्स लगा रही है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का क्या मतलब होता है? द मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन इज कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है जी। अब अगली बात है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बेटा जैसे मैंने इस पेन को छोड़ा, ठीक है जी, तो इनिशियली ये पेन रेस्ट पे था, अर्थ ने इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई, तो 1 सेकंड बाद इस पेन की वेलोसिटी बढ़ गई, और 1 सेकंड बाद और बढ़ गई, और 1 सेकंड बाद और बढ़ गई। जब तक ये बॉडी टकरा नहीं जाती अर्थ के साथ में, तब तक इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ी, मतलब इसके ऊपर एक्सेलरेशन क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी। तो अपने दिमाग में एक चीज बिठा के रखें, जब भी कभी भी बॉडी को हम छोड़ते हैं, मतलब रिलीज करते हैं, उस बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स जब भी कभी भी लगती है तो फोर्स का तो फॉर्मूला ही होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो जो एक्सेलरेशन है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं।
ठीक है जी, ओके। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? दिस इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, ओके। तो सिंपल सी बात है, जब ये बॉडी मूव कर रही है तो ये बॉडी कंटिन्यूअसली अपनी वेलोसिटी को बढ़ाती जाएगी। वेलोसिटी का बढ़ना बताता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है जी, ओके। अब अगली कुछ बातें हैं, जैसे वेट ऑफ द बॉडी। बेटा लेट अस सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी को अर्थ ने खींचा, ठीक है, इस बॉडी का मास था m, तो अर्थ कितनी फोर्स से इस बॉडी को खींचेगी? m इंटू जी। ठीक है, जितनी फोर्स से अर्थ किसी भी बॉडी को खींचती है उतना ही वेट ऑफ द बॉडी होता है, वो ही कहलाता है वेट ऑफ द बॉडी। जैसे हम सबका वेट, मान लो अगर मेरा वेट 60 kg है, ठीक है जी, तो इसका मतलब यह है कि अर्थ मेरे को 60 kg फोर्स से खींच रही है। इसका मतलब यह है अर्थ मेरे को 60 kg फोर्स से खींच रही है। ठीक है जी, तो वेट का क्या मतलब है? इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, तो मैं एकदम जीरो से ऊपर तक पढ़ा रहा हूं, मैं ये सोच के चल रहा हूं कि आपको कुछ नहीं आता। ठीक है ना, तो ये 5 बातों का ज्ञान लेने के बाद अब आप सबसे पहली बात समझ सकते हैं, वो है न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई साहब, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? मान लिया जाए अगर ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है और ये एक दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, ये दोनों की दोनों बॉडीज किसी r डिस्टेंस पर हमने रख दी हैं। ठीक है जी, तो न्यूटन ऐसा कहते हैं इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। ये वाली बॉडी के ऊपर फोर्स इस दिशा में लगेगी और ये वाली बॉडी के ऊपर फोर्स इस दिशा में लगेगी। इस बॉडी पर जो फोर्स लगेगी वो होगी F12, मतलब फोर्स ऑन बॉडी नंबर 1 ड्यू टू 2, एंड इस बॉडी पर जो फोर्स लगेगी वो कहलाएगी F21, मतलब फोर्स ऑन बॉडी नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है जी, ओके। अब ये फोर्स जो भी लगेगी इन दोनों के बीच में, ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रही होगी। मतलब जो फोर्स F12 लग रही है वही फोर्स F21 लगेगी। मतलब जो फोर्स एक बॉडी ने दूसरी बॉडी पर लगाई उतनी ही फोर्स दूसरी बॉडी ने एक बॉडी पर लगाई। ठीक है जी, परंतु ये फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, तो अपने दिमाग में सबसे पहला सबक तो आप यही पढ़ लो। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो कर रही होती है। ठीक है जी, अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों बॉडीज के मासेस के। मतलब अगर मैंने एक बॉडी का मास 5 kg एंड दूसरी का मास 3 kg रखा, और दूसरे केस में मैंने एक बॉडी का मास 10 kg एंड दूसरे का मास 30 kg रखा, तो इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगी और इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगी। मतलब मासेस के प्रोडक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है बेटा? डिपेंड करती है। दूसरी बात यह है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं थोड़ा सा भी डिस्टेंस बढ़ा देता हूं तो ग्रेविटेशनल फोर्स स्क्वायरली इफेक्ट होगा। मतलब अगर मैंने डिस्टेंस इसका 2 मीटर बढ़ाया तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब उसके स्क्वायर टाइम्स इफेक्ट होगा। ठीक है जी, ओके। इन दोनों बातों को जब हम जोड़ देते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब हमने हटाया तो इक्वल टू लगा, और जब भी कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो कुछ कांस्टेंट लगता है। और अब हम बात किसकी कर रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो जो कांस्टेंट लगेगा वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगेगा। ठीक है, इस कैपिटल जी का नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है जी, ओके। अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को मैं डिफाइन करने लगा हूं, ये नई चीज आई है ना, तो डिफाइन तो इसको करना बनता है। बेटा मान लिया जाए अगर ये वाली बॉडी का मास भी 1 kg हो जाए और इसका मास भी 1 kg हो जाए और इनके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर हो जाए। ठीक है जी, तो इनके बीच में फोर्स कितनी लगेगी? इनके बीच में फोर्स लगेगी कैपिटल G 1/1। तो इनके बीच में जो लगने वाली फोर्स होगी वो कैपिटल G होगी। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक फोर्स होती है, ठीक है जी, बिटवीन 1 kg मासेस placed at 1 मीटर डिस्टेंस। ठीक है जी, वो फोर्स जो 1 किलो मासेस के ऊपर लगती है, जब उनको 1 मीटर के डिस्टेंस पर रख दिया जाता है, उस फोर्स को
हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं उस फोर्स को? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कैवेंडिश। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये पता किया था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है जी, वो पहले शख्स थे और ओनली शख्स थे जिन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमें निकाल के बताई थी, और वो बिल्कुल एक्यूरेट थी। ठीक है, मैं आपको उनका भी एक्सपेरिमेंट करवाता हूं, वो पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत वो मतलब चर्चा में चल रहे हैं। ठीक है, तो टीचर्स उसको पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, ओके, तो मैं ये आपको समझा चुका हूं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ठीक है, न्यूटन ने क्या दी थी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब जरा आप इसके नोट्स बना लें, मैंने प्रॉपरली इसको लिख रखा है। ठीक है, जरा हम रीड कर लेते हैं। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल। हम जान चुके हैं। विद अ फोर्स विद विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस। हर एक यूनिवर्स का पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगाता है और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है जी, एक बात और याद रखना, ये जो फोर्स लगती है ये दोनों मासेस के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की ही डायरेक्शन में लगती है। मतलब अगर मैंने इन दोनों मासेस को ऐसे रख दिया होता तो इनके सेंटर और सेंटर ऐसे होते, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन कुछ ऐसे होती। ठीक है जी, तो मतलब ये फोर्स इनकी लाइन ज्वाइनिंग के ही इन बिटवीन लगेगी। ठीक है जी, ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लाइन ज्वाइनिंग द टू मासेस के ही बीच में लगती है। ओके, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स मासेस के प्रोडक्ट के बराबर है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के इस तरह से है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमारी ये निकलती है। ठीक है जी, इसको हम डिफाइन भी कर चुके हैं, आप प्रॉपरली इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बना लें अपनी कॉपी पे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर ये कैपिटल जी हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। ठीक है, इसको डिफाइन तो हमने कर लिया, अब हमने इसके डायमेंशंस बनाने हैं। तो बेटा कैपिटल जी के डायमेंशंस बड़े ही सरल हैं। ठीक है, कैपिटल जी को आप इस साइड रखो, आर स्क्वायर को ऊपर भेज दो, m1 m2 को नीचे भेज दो, तो हमारे पास में ये बन गया। ठीक है जी, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? देखो बेटा, फोर्स का फॉर्मूला जनरली होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया mlt-2। ठीक है जी, एंड डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला तो l स्क्वायर हो गया, मास इनटू मास का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m का स्क्वायर। तो हमारे पास में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई m की पावर -1 l क्यूब t की पावर -2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज m-1 l क्यूब t की पावर -2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने बहुत बारी देखा है पेपर में पूछते हुए। तो जिस तरह से आप सबको ये फोर्स का है ना, एनर्जी का, ये सारे डायमेंशनल फॉर्मूले मैंने याद करवाए हैं ना, आप कैपिटल जी का भी बेटा याद ही रखना, तुम्हें 1 नंबर ये दे सकता है। ठीक है जी, ओके, अब अगली बात आती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी की एसआई यूनिट की क्या वैल्यू होती है। देखिए बेटा, क्योंकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी हमारा किसके बराबर है? फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2 के बराबर है। तो फोर्स का साई यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस स्क्वायर का हो गया मीटर स्क्वायर, अपॉन मास इंटू मास का हो गया केजी स्क्वायर। तो ये हमारे पास में क्या बन गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसी तरह से इसका एक सीजीएस यूनिट भी होता है। कैसे होता है बेटा सीजीएस यूनिट? देखो, न्यूटन का सीजीएस यूनिट है डाइन, ठीक है, मीटर का सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, केजी का सीजीएस यूनिट है ग्राम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है जी, तो डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इनवर्स स्क्वायर, दिस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। गॉट इट? ओके, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू देने वाला कौन था? कैवेंडिश। ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, परंतु अभी के लिए मैं उनकी वैल्यूज आपको याद करवा देता हूं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ना बेटा, वो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 होती है। इसको अपने दिमाग में छाप लेना। ठीक है जी, मतलब जब हमने 1 किलो का मास और 1 किलो का मास 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखा, तो इनके बीच में जो लगने वाली फोर्स थी वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट थी, और वो फोर्स कितनी लग रही थी? 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर लग रही थी। ठीक है जी, तो वो फोर्स इतनी लग रही थी। ठीक है, अगर उस फोर्स को हमने सीजीएस यूनिट में देखना हो तो वो कितनी है? 6.67 इंटू
अब देखो कुछ नहीं है, न्यूटन को डाइन में, मीटर को सेंटीमीटर में, केजी को ग्राम में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -11 के बजाय -8 आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो कोई कंफ्यूज नहीं होने की आपको जरूरत, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी इनवर्स स्क्वायर। अगर आप इसको ही याद रख लेते हैं तो न्यूमेरिकल्स में आपकी बात बन जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि हर जगह हमें स्टैंडर्ड यूज करना होता है ना, ऐसा ही यूज करना होता है। ठीक है जी, ओके। तो अगली बात हम करने जा रहे हैं कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं कैवेंडिश साहब? ठीक है, आप कुछ मत देखो, मतलब इतना सारा कुछ जो मैंने लिखा है वो आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, आप इसके नोट्स बना लें अच्छे से, तो इसलिए मैंने ये लिख रखा है। आप सिर्फ इस डायग्राम को देखो। देखिए बेटा, ये डायग्राम ध्यान से। लेट अस सपोज मेरे पास में एक रॉड है कुछ इस तरह की। ठीक है जी, इस रॉड के साथ में मैंने दो मासेस को बांध रखा है, एक ये वाला मास और एक ये वाला मास। ये रेड वाले दो मासेस हैं। ठीक है जी, और इस रॉड को मैंने टाई किया हुआ है एक वायर के साथ। ठीक है, ये वायर को हम नाम दे रहे हैं टॉर्जनल वायर। ठीक है, टॉर्जनल वायर कौन सी वायर होती है? ये एक ऐसी वायर होती है जिसको हम बहुत ज्यादा टर्न्स दे दें उसके बाद वो टाइट हो जाती है और फर्दर वो आगे नहीं बढ़ती। सिंपल सी बात है भाई साहब, अगर किसी रस्सी को तुम मरोड़ी जाओगे, मतलब उसको गोल गोल घुमाई जाओगे, एक टाइम पे तो वो घूमना बंद करेगी ना, वो टाइट हो जाएगी ना। ठीक है जी, ओके। तो ऐसी ही एक वायर हमने इसके साथ में लगाई है। ठीक है जी, ओके। हमने क्या किया, हमने बेटा इस मास को यहां और यहां रखा, मतलब इनिशियली हमने इन मासेस को यहां पर और यहां पर रखा, और उसके बाद इस मास के एकदम सामने मैंने एक दूसरा बड़ा मास रख दिया, और इस मास के एकदम सामने मैंने एक दूसरा और बड़ा मास रख दिया। तो हमने ऐसा देखा कि जब मैंने इस वाले मास के सामने इसको रख दिया एंड इस वाले मास के सामने इसको रख दिया, तो ये वाला मास इस मास की तरफ बढ़ गया और ये वाला मास इस मास की तरफ बढ़ गया। ठीक है जी, मतलब मैंने इनिशियली इन मासेस को ऐसे रखा था, ये मासेस थे मेरे, इनके सामने मैंने ये वाले मासेस को रख दिया, तो ये मास स्मॉल था एंड ये वाला मास बड़ा मास था। ठीक है जी, ओके। तो अगर ये वाला मास बड़ा मास था तो स्मॉल वाला मास बड़े मास की तरफ बढ़ गया और ये इसकी तरफ बढ़ गया। तो बेटा इसका इफेक्ट क्या हुआ? ये ऊपर जो वायर हमने लगा रखी है ये वाली, जब ये ऐसे रोटेट करेंगी बॉल्स तो ये वाली वायर टाइट हो जाएगी। ठीक है जी, तो अगर बेटा ये वाली वायर टाइट हो जाएगी तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वायर फर्दर उसको घूमने नहीं देगी, फर्दर इन बॉल्स को उसकी तरफ जाने नहीं देगी। ठीक है जी, तो उस टाइम पर हम क्या कहेंगे कि जो टॉर्क, देखो दो बॉल्स को इस तरह से घुमाने वाली जो फोर्स लगती है, उसको क्या नाम दिया जाता है? टॉर्क। तो हम ऐसा कहेंगे ना, जो टॉर्क इन बॉल्स को गोल घुमा रही है वो बैलेंस हो गई है एक रिस्टोरिंग टॉर्क के द्वारा जो लगाई गई है इस रस्सी के द्वारा। ठीक है जी, मतलब इस रस्सी की एक रिस्टोरिंग टॉर्क ने इन बॉल्स की रोटेशनल टॉर्क को क्या कर दिया है? बैलेंस कर दिया है। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है जी, ओके। तो अब हम वापस आ जाते हैं चीजों को पढ़ने के लिए। यस, देखिए अब आपको ये रीड करना है। इसी तरह से अगर आपको कभी भी कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट आ जाए, ये मेरे को ऐसा लगता है कि टीचर्स को एक केस स्टडी बनाकर पूछना चाहिए और बच्चों की नॉलेज चेक करनी चाहिए। ठीक है ना, तो आपको आज आ भी सकता है, इसकी केस स्टडी है भी बेटा ओसवाल के सैंपल पेपर में। ठीक है, तो इन्होंने आपको क्या कहा? 2 स्मॉल आइडेंटिकल स्फेयर्स ऑफ लेड। ये दो हमने स्मॉल स्फेयर्स लिए हैं, ये दोनों के दोनों स्मॉल स्फेयर्स बेटा किसके हैं? लेड के हैं। ठीक है जी, आर कनेक्टेड टू 2 एंड्स ऑफ अ लाइट रॉड टू फॉर्म अ डंबल। इनको हमने 2 एंड्स ऑफ द लाइट रॉड के साथ में ऐसे कनेक्ट कर दिया और ये एक डंबल के जैसा बन गया। ठीक है जी, इसके बाद में हमने क्या किया? 2 लार्ज स्फेयर्स आर प्लेस्ड नियर द एंड्स ऑफ द डंबल। इन डंबल के सामने एक बहुत बड़े स्फेयर्स को हमने क्या कर दिया बेटा? सामने रख दिया, कोई अटैच नहीं किया, बस सामने रख दिया। तो हमने क्या देखा? इस मास और इस डंबल के बीच में कुछ फोर्स लगने लग रही है। ठीक है जी, इस मास और इस डंबल के बीच में कुछ फोर्स लगने लग रही है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। ठीक है, वो फोर्स कितनी लगने लग रही है? F इज इक्वल टू कैपिटल G, जितना इस डंबल का मास है मल्टीप्लाई बाय जितना उस स्मॉल स्फेयर का मास है। ठीक है जी, तो इतनी फोर्स उन दोनों के बीच में लगने लग रही है। ठीक है, force on the 2 small spheres
फॉर्म कपल विच एक्सर्ट्स अ टॉर्क। ठीक है जी, ये देखो, ये बेटा दोनों के दोनों जो दो स्मॉल स्फेयर्स है ना हमारे, मतलब ये वाला स्फेयर और ये वाला स्फेयर, इसके ऊपर फोर्स इस दिशा में लग रही है, इसके ऊपर फोर्स इस दिशा में लग रही है। ठीक है जी, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये फोर्स उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। तो जब भी कभी भी किसी भी कनेक्टेड बॉडी के दो एंड्स पर फोर्स लगे और वो फोर्स परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस की डायरेक्शन में लगे, तो उस फोर्स को हम कहते हैं टॉर्क। ठीक है जी, ओके। तो उन दोनों के बीच में टॉर्क लगने लग रही है। टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? टॉर्क का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है टॉर्क का। ठीक है, तो टॉर्क कितनी है, कितनी फोर्स लग रही है? फोर्स लग रही है कैपिटल जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एल, तो इतनी लग रही है इनके ऊपर टॉर्क। ठीक है जी, अब इनके साथ में जो रस्सी बांधी हुई है, जैसे जैसे ये रोटेट करेगी वैसे वैसे ये रस्सी का एंगल बढ़ेगा, वैसे वैसे वो रस्सी टाइट हो जाएगी और एक टाइम के बाद वो रस्सी फर्दर मूव करने की इजाजत नहीं देगी। मतलब एट वन टाइम वो वाली जो रस्सी है वो बैलेंस कर देगी इस टॉर्क को, और जो रस्सी रिस्टोरिंग टॉर्क लगाती है वो हमेशा किसके बराबर होती है? के इंटू थीटा। मतलब जितना उस रस्सी का टाइट होने का कांस्टेंट है, देखो हर रस्सी के टाइट होने की अपने अपनी वैल्यू है। अगर हमारी रस्सी बहुत पतली सी है तो बेटा आप चाहे उसके 1000 चक्कर दे दो फिर भी वो इतनी टाइट नहीं होगी। अगर हमारी ये जो वायर है, ये वायर एक अच्छे खासे मेटल की बनी हुई है, ठीक है जी, तो होगा क्या? अगर ये वायर एक अच्छे खासे मेटल की बनी हुई है तो थोड़ा सा ही घुमाने के बाद में वो वायर इतनी टाइट हो जाएगी कि वो फर्दर मूव नहीं करेगी। ठीक है जी, तो इसी तरह से हमने ऐसा कह दिया कि ये जो टाइट होना है, ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, ये डिपेंड करती है बेटा किसके ऊपर? थीटा के ऊपर, और उस रस्सी की टाइटनेस के ऊपर। उस रस्सी की टाइटनेस को हम नाम देते हैं के। तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो के इंटू थीटा है। ठीक है जी, तो हमारे द्वारा लगाए जाने वाली टॉर्क कितनी है? कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल, एंड रिस्टोरिंग टॉर्क कितनी है? के इंटू थीटा। तो ये दोनों क्या हो चुके हैं बेटा? इस पॉइंट पे बैलेंस हो चुके हैं, मतलब ये फर्दर मूव नहीं कर पा रहे। ठीक है जी, तो के इंटू थीटा कैपिटल जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल हो गया। इसके बाद में हमने कैपिटल जी निकालना था, क्योंकि कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट क्या निकालने के लिए लिखा गया था, क्या निकालने के लिए किया गया था? कैपिटल जी निकालने के लिए। तो अगर बेटा मैं कैपिटल जी निकालना चाहता हूं तो मैंने के इंटू थीटा इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम एम अपॉन एल को एक साइड कर दिया, सिर्फ कैपिटल जी को उस साइड रहने दिया। ठीक है ना, तो सारी चीजों को हमने एक साइड भर के, यहां पर मेरे पास रस्सी की टाइटनेस की वैल्यू भी थी, मेरे पास कितना वो रस्सी ने इस डंबल को घूमने की इजाजत दी वो एंगल भी था, मेरे पास इस स्मॉल मास और इस बड़े मास के बीच का डिस्टेंस भी था, मेरे पास दोनों मासेस की वैल्यूज भी थी, मेरे पास इस पूरे डंबल की लेंथ भी थी। जब मेरे पास सारी चीजें थी तो मैं क्या निकाल सकता हूं बेटा? कैपिटल जी निकाल सकता हूं। और इन सारी चीजों को भर के हमारे कैपिटल जी की वैल्यू मालूम है क्या आई? इन सारी चीजों को भर के हमारे कैपिटल जी की वैल्यू आई 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है जी, तो आपको अगर कभी भी कोई भी पूछे कि कैपिटल जी की वैल्यू किसने दी थी, तो आप कहेंगे कैवेंडिश ने दी थी। कौन से एक्सपेरिमेंट से दी थी? डंबल एक्सपेरिमेंट से दी थी। इस नाम का मतलब, इस एक्सपेरिमेंट का नाम है डंबल एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, तो डंबल एक्सपेरिमेंट से कैवेंडिश ने कैपिटल जी की वैल्यू दी थी। ठीक है जी, ओके। आज से पहले ये बहुत कम पूछते थे पर आजकल ये पूछ रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अगली बात हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फीचर क्या है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स का? ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी मीडियम के इंडिपेंडेंट है। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर ये दो मासेस है मेरे पास m1 और m2, इन दोनों मासेस के आसपास एयर है, ठीक है जी, और अगर इन दोनों मासेस के आसपास वाटर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों मासेस के बीच में एक जैसी लगेगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से मीडियम में तुमने मासेस रखे हैं। ठीक है जी, क्योंकि आप खुद सोच सकते हो जमीन के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है दो बॉडीज के बीच में, और स्पेस के अंदर जहां पर कोई मीडियम है ही नहीं, जहां पर एयर भी नहीं है, ठीक है, वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। ठीक है, अगली बात है ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज आर इक्वल एंड ऑपोजिट एंड फॉलोज न्यूटन थर्ड लॉ।
ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है ना। मतलब दो मासेस के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो बराबर की लगती है, मतलब जितनी ये इस पर लगाएगा उतनी ही ये इस पर लगाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बॉडी हमारी 1 किलो की है, दूसरी बॉडी हमारी 10 किलो की है, ये दोनों बॉडीज आपस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स, इनकी लाइन के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी ना वो इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, ठीक है जी। ओके, तो क्यों? क्योंकि बेटा जब मैं इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करूंगा तब भी मैं क्या करूंगा, कैपिटल जी 1 × 10 अपॉन इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, और जब मैं इसके द्वारा लगाई जाने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स को कैलकुलेट करूंगा दैट इज ऑल्सो कैपिटल जी 1 × 10 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सारी वैल्यू तो इसकी क्या ही आएगी, सेम ही आएगी। तो अगर दो बॉडीज के बीच में लगने वाली फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। यही कहता है न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ को ये फॉलो करती है, ठीक है। तीसरी बात ये है, दिस लॉ स्ट्रिक्टली होल्ड्स फॉर पॉइंट मासेस। बेटा ये बात आपको याद रखनी है, ये एमसीक्यू में 1 नंबर में पूछी जा चुकी है, ठीक है। मतलब अगर मैंने इतनी बड़ी एक बॉडी को रख दिया, ठीक है, और सामने मैंने इस तरह की एक इतनी बड़ी बॉडी को रख दिया, इस बॉडी का मास 10 kg है और इस बॉडी का मास मान लो 15 kg है, तो आप ना ऐसा नहीं बोल सकते ये पूरी बॉडी इस पूरी बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, नो। आप अपने मन में ऐसा सोचिए कि ये वाली बॉडी का जरूर एक पॉइंट होगा जहां पर ये पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और इस बॉडी का भी एक पूरा का पूरा पॉइंट होगा जहां पर ये पूरा मास कंसंट्रेटेड है। ये 10 kg वाली बॉडी, ठीक है, एंड ये 15 kg वाली बॉडी के सेंटर ऑफ मासेस के बीच में फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पॉइंट मासेस के बीच में लग के राजी है, वो कोई बड़े बड़े मासेस के बीच में लगकर राजी नहीं है, ठीक है। तो अगला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, इट स्ट्रिक्टली होल्ड्स फॉर पॉइंट मासेस, ठीक है। अगली बात है हमारी, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस इज अ सेंट्रल फोर्स। यस बेटा यस, ठीक है। मान लो ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर पूरी की पूरी बॉडी का कुछ ना कुछ मास है, इसका भी पूरी की पूरी बॉडी का कुछ ना कुछ मास है, ठीक है जी। ओके, तो एक्चुअली इस बॉडी के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है और इसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। आप अपने आप को यह बताइए कि इस पूरी बॉडी के ऊपर हम नहीं मानते ग्रेविटेशनल फोर्स, हम सिर्फ ये मानते हैं इसके सेंटर और इसके सेंटर के बीच में फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो कोई भी दो बॉडीज के सेंटर पॉइंट्स के बीच में लगने वाली फोर्स होती है, ठीक है जी। हम कभी भी इसके और इसके बीच की हम बात नहीं करते, हम ऐसा समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो सेंट्रल फोर्स है। मतलब अगर ये मेरा हाथ है और ये दूसरा हाथ है, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो इस पूरे हाथ का जो सेंटर पॉइंट है जहां पर सारा मास कंसंट्रेटेड है और इस पूरे हाथ का जो सेंटर पॉइंट है जहां पर सारा मास कंसंट्रेटेड है, उनके बीच में लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है जी। इसी तरह से आपको मैं एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूं। मान लिया जाए ये हमारी अर्थ है, ठीक है जी। इस अर्थ के ऊपर भाई साहब इसका भी ये जितने भी पत्थर पुत्थर पड़े हैं या जितनी भी चीजें इस अर्थ के ऊपर पड़ी हैं, सबका अपना अपना कुछ मास है। परंतु जब मैं अर्थ के ऊपर खड़ा हूं, मेरी बॉडी के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच में जो लाइन जॉइनिंग है उस डायरेक्शन में लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भाई साहब इतनी बड़ी अर्थ के लिए भी जब हम मानते हैं ना, तो उसके सेंटर और अपनी बॉडी के सेंटर के बीच में मानते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। कौन सी फोर्स है? सेंट्रल फोर्स है, क्योंकि ये लाइन जॉइनिंग द सेंटर की डायरेक्शन में लगती है, ठीक है जी। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस इज अ सेंट्रल फोर्स, ठीक है जी। अगली बात हमें कहती है ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यस बेटा यस, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कौन सी फोर्स होती है? कंजर्वेटिव फोर्स होती है। आई मीन टू से ये वाली फोर्स ना ही बनाई जा सकती है ना ही बिगाड़ी जा सकती है, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स होती है। क्यों? क्योंकि ये मासेस के बीच में लगती है एंड किसी भी बॉडी का मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास हमेशा कंजर्व्ड होता है। जैसे अगर मैं मून के ऊपर भी चला जाऊं तो मेरा वेट भले ही चेंज हो जाएगा परंतु मेरा मास चेंज नहीं होगा, ठीक है जी। क्योंकि जो वेट होता है वो वेट होता है m × g,
ठीक है, तो मेरा मास तो चेंज नहीं होगा पर मून पर जाकर मेरा जी चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मेरे क्या कहूंगा, मेरा वेट भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये फोर्स कभी भी चेंज नहीं होती, ना ही मीडियम बदलने से, ना ही मतलब कोई भी लोकेशन बदलने से। ठीक है, ओके, अगली बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड बॉडी। ये तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी हमें कहता है। ठीक है, देखिए बेटा, मेरा ऐसा कहना है कि अगर एक बॉडी m1 मास की है, दूसरी बॉडी m2 मास की है, इस बॉडी ने और इस बॉडी ने आपस में कुछ F1 ग्रेविटेशनल फोर्स लगाई है, अगर कोई तीसरी बॉडी आ जाए तो इस मास और इस मास के बीच में लगनी शुरू हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स, इस मास और इस मास के बीच में भी लगनी शुरू हो जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, परंतु इसके आने से इन दोनों में उतनी ही उसी तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगती रहेगी, वो इफेक्ट नहीं होगी। किसी तीसरे के आने से दो मासेस के बीच में लगने वाली फोर्स इफेक्ट नहीं होगी। ठीक है जी, ओके, तो आपको बात प्रॉपरली समझ आ गई। ठीक है, अगली बात है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस एक्ट्स इंडिपेंडेंटली एंड अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। यही बात तो मैं आपको अभी अभी समझाकर हटाऊं, मतलब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, मतलब मान लो ये m1 एंड m2 दो बॉडीज हैं, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो F1 लग रही है। अगर कोई तीसरा मास आ गया तो इस F1 के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी इंफ्लुएंस तीसरे मास का इस फोर्स के बीच में नहीं आएगा। ठीक है जी, ओके, तो इसी तरह से अब हम क्या बोलेंगे कि मान लो ये बॉडी थी m1 वाली, इसके ऊपर m2 वाली बॉडी जो फोर्स लगा रही थी वो F1 लगा रही थी। ठीक है जी, इसी तरह से एक तीसरी बॉडी आई m3 वाली, इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई वो मान लो F2 फोर्स लगाई। एक चौथी बॉडी आ गई, ठीक है जी, इसने जो इसके ऊपर फोर्स लगाई वो हम ऐसा कह सकते हैं 4 फोर्स लगाई। तो F4 लगने से F1 एंड F2 नहीं खत्म हुए, इसी तरह से F2 लगने से F4 एंड F1 पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जी, तो टोटल फोर्स इस बॉडी पर जो लग रही है दैट विल बी F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू सो ऑन। जितने भी मास उसके आले दुआले पड़े थे वो जितनी जितनी फोर्सेस लगा रहे हैं उनका तुम सम कर दो, उतनी लग रही है उसके ऊपर कितनी टोटल फोर्स। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, मतलब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर जो फोर्स लगा रही है वो किसी तीसरी बॉडी के आने से कम या ज्यादा नहीं होगी, तीसरी बॉडी भी अपनी फोर्स लगानी शुरू कर देगी पर उसको नहीं बदलेगी जो पहले लग रही है। ठीक है जी, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ये जो टोटल फोर्स है ये हमेशा बराबर होता है सम ऑफ जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन बॉडीज के बीच में। ठीक है जी, सम ऑफ जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन बॉडीज के बीच में वो होती है हमारी टोटल फोर्स। ठीक है, ओके, यहां मैंने डायग्राम भी बनाकर आपको समझाया हुआ है। ठीक है, अब इसमें मैं एक चीज और आपको क्लियर करनी चाहता हूं। देखिए बेटा, जब भी कभी भी एक बॉडी, मान लो ये वाली एक बॉडी है m1, ठीक है, ये एक दूसरी बॉडी है m2, ये एक तीसरी बॉडी है m3, ये एक चौथी बॉडी है m4। ठीक है, ओके, तो इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्सेस लग रही हैं और इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्सेस लग रही हैं और इन दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्सेस लग रही हैं, मतलब m3 ने जो m1 पर फोर्स लगाई है वो लगाई है F13, m4 ने जो m1 पर फोर्स लगाई है वो लगाई है F14, इसने जो इसके बीच में फोर्स लगाई है वो है F12। ठीक है जी, तो फोर्स जब भी लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं जिसके ऊपर फोर्स लग रही है वो पहले लिखते हैं, जिसके द्वारा फोर्स लगाई जा रही है उसको बाद में लिखते हैं। जैसे 3 ने फोर्स लगाई है 1 पर, तो 1 के ऊपर फोर्स लगी ना तो उसको आगे लिखा, जिसने फोर्स लगाई उसको मैंने पीछे लिखा। आई होप सो ये आपको समझ आ गया। ठीक है, अब ये जो फोर्स हम लिखते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो अगर मैंने F13 की डायरेक्शन को इंडिकेट करना है तो मैं उसकी डायरेक्शन लिखूंगा R31। क्या लिखूंगा? R31। मतलब जिस
ने फोर्स लगाई है उसकी पोजीशन पहले लिखते हैं, जिसके ऊपर फोर्स लग रही है उसकी पोजीशन बाद में लिखते हैं। इसी तरह से M1 और M4 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या कहूंगा, R41, जिसने फोर्स लगाई उसकी पोजीशन एंड जिसके ऊपर फोर्स लगी उसकी पोजीशन। और जब भी कभी भी ऐसे डिस्टेंस तुम लिखते हो इसको हमेशा यूनिट वेक्टर में लिखना है। किस में लिखना है बेटा, यूनिट वेक्टर में लिखना है। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं? अब देखो, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब किसी भी दुनिया के यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। ठीक है जी। तो अगर मैं आपको कहूं कि टोटल फोर्स कितनी लग रही है, तो आप कहेंगे टोटल फोर्स जो लग रही है वो F13 लग रही है, प्लस दूसरी फोर्स F12 लग रही है, प्लस एक और फोर्स लग रही है F14। ठीक है। और अगर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से मैं वेक्टर्स डाल के लिखूंगा। ठीक है। अब F13 वाली जो फोर्स है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, कैपिटल G M1 M3 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, R31 का डिस्टेंस है। ठीक है। अब क्योंकि ये मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो मेरे को डिस्टेंस की डायरेक्शन जरूर लिखनी है। डिस्टेंस की डायरेक्शन बताने के लिए कौन आएगा, R31 का यूनिट वेक्टर आएगा। अब मैं अपनी मनमर्जी से इस R31 के यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमेशा क्या होता है, 1। तो मैं किसी के भी साथ में उसका 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकता हूं। तो एक तरह से मैंने R31 का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किया है, मतलब ये एक यूनिट वेक्टर था तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था, 1 था। ठीक है जी। प्लस इसी तरह से F12 को मैं कैसे लिखूंगा, कैपिटल G M1 M2 अपॉन R21 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब R21 का यूनिट वेक्टर मैं कैसे लिखूंगा, अब इसका मैं यूनिट वेक्टर लिखूंगा, देखो जिसने फोर्स लगाई R21, ठीक है, जिसने फोर्स लगाई और जिस पर फोर्स लगाई उनके बीच का डिस्टेंस, और जिसने फोर्स लगाई है उसको आगे रखना है, जिस पर फोर्स लगी है उसको पीछे। ठीक है जी। अब ये चीज तो हमें फोर्स बता रही है, क्योंकि मैं वेक्टर क्वांटिटी लिख रहा हूं तो मेरे को डायरेक्शन जरूर बतानी है फोर्स की। ठीक है जी। तो उस फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए मैंने R21 का यूनिट वेक्टर इस तरह से लिख दिया। ठीक है जी। इसी तरह से प्लस कैपिटल G M1 M4 डिवाइडेड बाय R41 का स्क्वायर। इसी तरह से R41 का इसके साथ भी क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। तो आप बस अपने दिमाग में ये चीज बिठा के रखो कि जब भी कभी भी आपको फोर्स का वेक्टर लिखना हो, मतलब उसके साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। जो इतना पार्ट है ये तो सिर्फ आपको क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो इसके साथ में जो तुमने इसके यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया वो आपको डायरेक्शन का इंडिकेशन दे रहे हैं। एंड आप इस तरह से यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। ये हमने वेक्टर्स में बहुत अच्छे से सीखा है। ठीक है जी। ओके। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, वो वेक्टर को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, ये होता है यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर का खुद का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है बेटा, 1 होता है। ये भी आप अपने दिमाग में प्लीज याद रखें। ठीक है। ओके। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें यही बात बताता है कि द वेक्टर सम इज ऑलवेज इक्वल टू F12 F13 F14। ठीक है जी। और हम कैपिटल G M1 M2 अपॉन R21 के साथ इसके यूनिट वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, तभी ये वेक्टर सम हमारे को मिल पाता है। ठीक है जी। आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जब भी टीचर्स पूछेंगे, आपको ये पूरी की पूरी बात जो मैंने यहां पर लिखी है आप प्लीज अपने नोट्स में लिख लें। आपको ये एज इट इज लिख कर आना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी। ये यूनिट वेक्टर वाली बात भी आपको लिख के दिखानी है। ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं, शेल थ्योरम। यस, ये बात जो है ये बहुत अच्छे से सीखने वाली बात है। देखिए बेटा, मान लो ये हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M मास है। हमारी अर्थ का जो रेडियस है वो हमने कैपिटल R रेडियस मान लिया। ठीक है जी। अगर कोई छोटा सा मास हमारी अर्थ के बाहर पड़ा है, उसका डिस्टेंस हमारी अर्थ के सेंटर से स्मॉल r है, तो उसके बीच में, मतलब इस छोटे से मास के और हमारी पूरी अर्थ के बीच में जो फोर्स लग रही है वो कितनी लगेगी, कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हमारी पूरी अर्थ और उस छोटे से मास के बीच में जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है जी। ओके। अब इसी तरह से
हम ऐसा कह सकते हैं ये पूरा मास जो है ये इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स। कब लगा रहे हैं, जब मास इज आउटसाइड, ठीक है जी, जब मास हमारा स्फीयर के बाहर है तब, ठीक है जी। अब अगली बात, मान लिया जाए हमारे पास में ये जो स्फीयर है, ये वाला जो स्फीयर था, ये कौन सा स्फीयर था बेटा, ये हमारा सॉलिड स्फीयर था, ठीक है जी। अब लेट अस सपोज हमारे पास में ये एक शेल है, ठीक है। शेल का मतलब आप समझते हो, शेल का मतलब है सिर्फ बाहर बाहर से ही है, बस इसके अंदर कुछ भी नहीं भरा हुआ, ये खोखली है जैसे फुटबॉल होती है। तो इस शेल का कुछ ना कुछ मास है और इसके सामने मैंने कुछ मास रखा, ठीक है। तो इसके बीच में मतलब जो भी शेल होता है, जो भी स्फीयर होता है, उसका सारा मास कहाँ कंसंट्रेटेड होता है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता है। तो वो सेंटर पर कंसंट्रेटेड मास एंड उस स्मॉल मास के बीच में भी कुछ फोर्स लग रही है, एंड वो फोर्स भी कितनी लग रही है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन जितना इनके बीच में डिस्टेंस है आर का स्क्वायर, ठीक है। और इस शेल का रेडियस कितना था, कैपिटल आर। तो मतलब जब हमारा छोटा सा मास जो है वो शेल के बाहर पड़ा है या फिर सॉलिड स्फीयर के बाहर पड़ा है, उस केस में तो हमारे फॉर्मूले क्या हैं, सेम है। उस केस में तो सिचुएशन क्या है, सेम है, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं, मान लो अगर मैं सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी मास को ले जाऊं, ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, मैं इसके अंदर किसी मास को ले जाऊं, लेट अस सपोज ये स्मॉल एम मास है, तो हम ऐसा देखते हैं अब के सिनेरियो में ये पूरा का पूरा मास इस स्मॉल एम के ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा। इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इनसाइड सॉलिड स्फीयर, इनसाइड सॉलिड स्फीयर होल मास कैपिटल एम विल नॉट अप्लाई फोर्स ऑन स्मॉल एम, ठीक है जी। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड बेटा ये पूरा का पूरा कैपिटल एम मास फोर्स नहीं लगाएगा इसके ऊपर। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर मैं इसकी एक शेल बना दूं, मतलब इसका एक स्फीयर बना दूं, ठीक है। लेट अस सपोज ये मास पड़ा था स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो अगर मैं स्मॉल आर डिस्टेंस का एक स्फीयर बना दूं, ठीक है जी, तो इस स्मॉल एम मास के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो सिर्फ इस ही स्फीयर की फोर्स लगेगी। ये जो मैं ब्लू पेन से अभी बनाऊंगा ना, सिर्फ इसी हिस्से की फोर्स लगेगी इस स्मॉल एम के ऊपर, सिर्फ इसी हिस्से की फोर्स लगेगी इस स्मॉल एम के ऊपर, समझ गए? ओके, तो आप अपने दिमाग में एक चीज बिठा लें कि जब हमारा मास बाहर था तो पूरा मास फोर्स लगा रहा था, जब हमारा मास अंदर आ गया तो हमारा मास कितने डिस्टेंस पर था, तो हमारा मास यहां से मान लो कैपिटल आर डिस्टेंस पर था, तो सिर्फ स्मॉल आर डिस्टेंस पर था, तो सिर्फ इस स्मॉल आर का ही स्फीयर फोर्स लगाएगा इस मास के ऊपर, ठीक है जी। तो इनसाइड सॉलिड स्फीयर होल मास एम विल नॉट अप्लाई फोर्स ऑन कैपिटल एम, ठीक है जी। ओनली इनसाइड स्मॉल आर sphere will apply force, आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया, ठीक है। अब हम शेल की बात करते हैं। बेटा शेल के केस में मान लिया जाए ये हमारा शेल है, इस पूरी की पूरी शेल का मास कहां कंसंट्रेटेड है, सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, पर ये चीज हम मानते हैं एक्चुअली सारा मास तो किधर है, बाहर है ना, अंदर से तो ये शेल क्या है, एम्प्टी है। तो अगर मैं अपने मास को यहां पर लाकर रख दूं तो इस मास के ऊपर लगने वाली फोर्स कितनी हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। नो फोर्स विल एक्ट ऑन दिस मास, ठीक है जी। तो अपने दिमाग में बिठा लो बेटा, 4 केसेस मैंने आपको समझा दिए। अगर कोई सॉलिड स्फीयर है तो उसके अंदर जब मैं मास को रखूंगा, ठीक है ना, तो वो वाला जो मास है वो सिर्फ अपने ही वो छोटे से रेडियस वाले स्फीयर के ही कारण फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो पूरे स्फीयर के कारण फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अब मैं इसका एक रीजन देता हूं आपको, क्योंकि बेटा ये वाला जो मास है ना, ये मास के ऊपर इधर से भी फोर्स लगेगी, 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 ठीक है जी। तो जितनी भी फोर्सेस बाहर वालों के कारण लगेंगी वो हमेशा नेट क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ठीक है जी। तो
कोई भी पॉइंट आप ले लो, ये वाला पॉइंट भी आप अगर आप ले लेते हो, ठीक है, तो बाहर वाले जो मासेस हैं वो जितनी इधर से जितनी इधर से जितनी इधर से जितनी इधर से फोर्सेस लगाएंगे वो सारी की सारी नेट क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। सिर्फ नेट फोर्स जो अंदर वाले मासेस लगा रहे हैं, ठीक है जी, जो अंदर वाले मासेस नेट फोर्सेस लगा रहे हैं, ठीक है, वही उसके ऊपर लगती हुई दिखाई देगी। ठीक है जी। अब प्रॉपरली नोट करने के लिए मैंने ऑलरेडी यहां पर लिख रखा है, ठीक है। अब इसको जरा हम रीड कर लें, रिवाइज भी हो जाएगा अपना। इफ मास लाइज आउटसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, ठीक है जी, अगर मास आउटसाइड है यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल के तो फोर्स कितनी लगेगी, कैपिटल जी mm अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है जी। इफ मास लाइज इनसाइड यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, अगर यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, यहां पर ये शेल की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, तो अगर इनसाइड मास है तो फोर्स कितनी लगेगी बेटा, जीरो फोर्स लगेगी। और अगर सॉलिड स्फीयर का केस है और उसके इनसाइड की बात ये कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है, इफ मास लाइज इनसाइड अ होमोजीनियस सॉलिड स्फीयर द फोर्स of the point mass acts towards center of the force and is exerted by inside mass only। मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो सिर्फ इनसाइड वाले मास के ही द्वारा लगेगी, वो बाहर वाले मास के द्वारा नहीं लगेगी। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। बस इतनी ही चीजों के आप नोट्स बना लें, ठीक है। अगली बात है, क्या ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल है। अब बेटा शील्डिंग वर्ड का क्या मतलब होता है ये मैं आपको समझा दूं। शील्डिंग का मतलब होता है, शील्डिंग का मतलब होता है बेसिकली बचाना, ठीक है जी, बचाना कह लो या आइसोलेट करना कह लो, ठीक है। शील्डिंग का मतलब ये होता है, ठीक है। क्या हम किसी भी बॉडी को बचा सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, यानी कि उसको हम शील्ड कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से? आंसर इज नो, हम नहीं कर सकते। तो अब इसके कॉन्ट्राडिक्शन में कोई हमें ऐसा कह सकता है कि भाई साहब किसी भी स्फेरिकल शेल के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है वो तो जीरो लगती है, यानी कि अगर इसके अंदर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही तो एक तरह से शील्डिंग ही तो हो गई। तो इसका जवाब हम ये देंगे, भाई साहब अगर बाहर कोई मास आ गया तो वो वाला मास तो इसके बीच में क्या लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा ही लगाएगा। मैंने अभी अभी जो आपको बोला है कि शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो होती है, वो सिर्फ इस केस में बोला है जब बाहर कोई भी मास नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में ये शेल ही पड़ी हुई है। उस सिनेरियो में हम ऐसा कहेंगे इस शेल के मास के कारण इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, जीरो लग रही है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन जो है बहुत बारी पूछ चुके हैं टीचर्स, इज ग्रेविटेशनल शील्डिंग पॉसिबल? वी विल से नो, gravitational shielding is not possible although the gravitational forces of a particle inside a spherical shell is zero। मतलब नो डाउट स्फेरिकल शेल के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होती हैं, जीरो होती हैं, बट वी कैन नॉट शील्ड आउटर बॉडीज टू अप्लाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द इनसाइड पार्टिकल। परंतु हम बाहर की बॉडीज को नहीं मना कर सकते ग्रेविटेशनल फोर्स लगाने से, सिर्फ इसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स इसके इनसाइड क्या है, जीरो है, ठीक है जी। आई होप सो ये चीज आप समझ गए हैं, ठीक है। अब अगली चीज आ गई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसको देखने से पहले आप मेरी बात को जरा सुनिए। बेटा मान लिया जाए ये हमारे पास में एक बॉडी है, इस बॉडी का मास है कैपिटल एम, इसके सामने मैंने एक दूसरी बॉडी रखी है स्मॉल एम की, ठीक है। इस बॉडी और इस सामने वाली बॉडी के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है जी। अब दुनिया की हर एक फोर्स जो है उसको मैं मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं। अब क्योंकि ये वाली बॉडी पर जो एक्सेलरेशन लग रही है वो ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है, ठीक है जी। मतलब ये वाली बॉडी जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है वो mg फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है अर्थ की तरफ, ठीक है। हम जानते ही हैं बेटा अर्थ के ऊपर कोई भी बॉडी को अगर आप रख दें तो वो जो फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी, m इंटू जी लगेगी उस बॉडी के ऊपर, ठीक है, टुवर्ड्स द अर्थ। तो ये वाली फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, m इंटू जी लिख सकता हूं। तो एक तरह से m इंटू जी किसके बराबर आ गया, कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर का स्क्वायर। स्मॉल एम से कट गया स्मॉल एम, तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। इस केस में आर जो है वो डिस्टेंस है आउटसाइड स्फीयर,
आर जो है वो इस स्फीयर के बाहर तक, जहां पर हमने मास रखा है वहां तक का डिस्टेंस है, और ये जो मास है इसका रेडियस कितना है, कैपिटल एम, मतलब आर जो है वो बड़ा डिस्टेंस है कैपिटल आर से। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया। इस फॉर्मूले को बस आप याद रखना, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फॉर्मूला है ये। अब अगली बात बेटा, जब भी कभी भी हमारा मास आउटसाइड द सरफेस है तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आती है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये मैंने आपको समझा दिया। अब अगली बात है, मान लिया जाए हमारी जो बॉडी है, हमारा जो वो स्मॉल एम मास है वो इनसाइड द स्फीयर है, ठीक है। मान लो ये एक स्फीयर था, ये एक सॉलिड स्फीयर था, ऐसा हमने माना ये सॉलिड स्फीयर था, ठीक है। हमने जो मास है वो इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड रखा, ठीक है। मतलब ये जो सॉलिड स्फीयर था इसका रेडियस क्या था, कैपिटल आर था। हमने जो स्मॉल एम मास है वो इस सॉलिड स्फीयर के इनसाइड रखा, और ये स्मॉल एम मास ने जो स्फीयर बनाया वो इस तरह से बनाया। मैं आपको अभी अभी पढ़ा चुका हूं कि जब भी कभी भी इनसाइड द सॉलिड स्फीयर हम मास रखते हैं तो जो फोर्स लगती है वो सिर्फ इस स्फीयर के अंदर के मास के ही द्वारा लगती है। मान लिया जाए ये स्मॉल एम मास और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्मॉल आर है, ठीक है जी, ओके। अब इसके ऊपर भी जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, अंदर की दिशा में लग रही है, ठीक है। अब आप खुद बहुत अच्छे से समझ सकते हो बेटा, पहले तो बाहर जब ये मास था तब ये पूरा का पूरा मास ही, तब ये पूरा का पूरा स्फीयर ही फोर्स लगा रहा था, ठीक है जी। तो उस टाइम पर हमने क्या माना था, m इंटू जी। अब जब अंदर आ गया है तो सिर्फ अंदर वाला ही स्फीयर जो है वो फोर्स लगा रहा है, तो इसीलिए अब मैं इसका नाम रख देता हूं एम जी डैश, क्योंकि अंदर आने के बाद सिर्फ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्फीयर ही फोर्स लगा रहा है। तो अगर स्मॉल पार्ट ऑफ द स्फीयर ही बेटा फोर्स लगा रहा है तो वो फोर्स कम होगी, तो उस नई फोर्स का मैंने नाम क्या दे दिया, एम जी डैश, ठीक है जी, ओके। अब लेट अस सपोज ये अंदर के स्फीयर का जो मास है वो एम डैश है, ठीक है। तो कितनी लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम एम डैश अपॉन कितना डिस्टेंस है यहां पर, आर का स्क्वायर। यहां पर जो आर डिस्टेंस है वो छोटा लिया है हमने किससे बेटा, कैपिटल आर से, ठीक है। अब ये जो फोर्स है इस फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, एम इंटू जी डैश, क्योंकि जब बाहर था तब m इंटू जी लिखते थे, अब जब अंदर है तो m इंटू जी डैश लिखेंगे। हम बेटा मास को तो चेंज कर नहीं ना सकते, तो अगर अंदर लगने के कारण फोर्स हमारी कम लग रही है क्योंकि मास कम है, तो सिर्फ कसूर हम किसका निकालेंगे, जी डैश का, तो जी को ही हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम का डैश अपॉन आर का स्क्वायर। स्मॉल एम से हमारा स्मॉल एम कट गया, तो जी डैश की हमारी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, कैपिटल जी एम डैश अपॉन आर का स्क्वायर। आई होप सो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब बात ऐसे है कि किसी भी चीज का जो मास है वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बेटा किसी भी चीज का जो मास है वो कितना होता है बेटा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ओके। तो इस अंदर वाले स्फीयर का अगर मैं मास निकालना चाहता हूं, मतलब अगर मैं m डैश का मास निकालना चाहता हूं, तो इस अंदर वाले स्फीयर का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब मल्टीप्लाई बाय इसकी डेंसिटी कितनी है, रो है, ठीक है जी। तो हमारी जी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, जी डैश की वैल्यू बेटा आ जाएगी कैपिटल जी 4/3 पाई आर का क्यूब इंटू डेंसिटी अपॉन आर का स्क्वायर। इससे आर स्क्वायर से हमारा ये कैंसिल हो गया, ये बन गया कैपिटल जी 4/3 पाई आर इंटू डेंसिटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बेटा हमारी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल जी 4/3 पाई इंटू डेंसिटी, ठीक है जी। ये वाली जो हमारी आई है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, ये इसके इनसाइड वाले पॉइंट पे आई है। कहां पर आई है बेटा, इनसाइड वाले पॉइंट पे आई है, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहां पे कंपैरिजन करना चाहता हूं। देखो अगर मैं सरफेस पे निकालना चाहूं, मान लो ये हमारा सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर अगर मैंने मास रखा है तो उस पर लगने वाली फोर्स कितनी होगी, कैपिटल जी, इस पूरे का मास कितना है, कैपिटल एम अपॉन कितना है इस पूरे स्फीयर का रेडियस, कैपिटल आर का स्क्वायर इनटू स्मॉल एम, ठीक है जी। और
इस पूरे मास को मैं क्या लिख सकता हूं, 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू डेंसिटी। तो हमारा ये फोर्स कितना आ गया, कैपिटल जी अपॉन आर का स्क्वायर इंटू स्मॉल एम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू डेंसिटी। तो इससे हमारा ये कट गया, ठीक है जी। तो ये हमारा बन गया F इज इक्वल टू 4/3 पाई आर कैपिटल जी स्मॉल एम इंटू डेंसिटी, ठीक है जी। और हम इस फोर्स को क्या लिख सकते हैं, हम इस फोर्स को लिख सकते हैं m इंटू स्मॉल जी, क्योंकि सरफेस के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो हमेशा कितनी होती है, स्मॉल जी होती है, ठीक है। तो स्मॉल एम से हमने स्मॉल एम को काट दिया, तो हमारी स्मॉल जी की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास में आ गई 4/3 पाई कैपिटल आर कैपिटल जी स्मॉल जी इंटू डेंसिटी, ठीक है जी। तो ऐसे में अब मेरे को इसमें किसकी कमी दिख रही है, किसकी कमी बेटा हमें यहां पर दिख रही है, ये देखो मैंने यहां स्मॉल जी डैश निकाल लिया, ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं कि अंदर की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और सरफेस की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है, तो बेटा कंपैरिजन जब भी करना हो तो हम डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने जी डैश को जी से जब डिवाइड किया तो मेरा क्या बन गया, 4/3 पाई स्मॉल आर इंटू डेंसिटी इंटू कैपिटल जी डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर कैपिटल जी, सॉरी ये नहीं है, ये मैंने इसके लिए लिखा था, ठीक है, कैपिटल जी इंटू डेंसिटी, ठीक है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, कैपिटल जी डेंसिटी से कैपिटल जी डेंसिटी कैलकुलेट हो गया, तो जी डैश अपॉन जी विल बी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ठीक है जी। आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड हमारी कितनी हो जाएगी, इनसाइड हो जाएगी स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू जितनी सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया बेटा, सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसका तो मैंने आपको फॉर्मूला ही याद करवाया हुआ है, वो कितनी है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, कैपिटल जी एम अपॉन सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला है, कैपिटल जी एम अपॉन जितना इसका डिस्टेंस है सेंटर से स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल मतलब कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि सरफेस का रेडियस तो कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर है ना ये रेडियस तो, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ गया जी डैश, मतलब इनसाइड की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी ये आ गई, ठीक है जी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा तरीके से बता रहा हूं, इसी चीज को मैं रिवाइज एक बार ही करवा रहा हूं। ये हमारे पास में स्फीयर था, इसके इनसाइड किसी पॉइंट पर आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर बेटा ऐसे आपने अपने दिमाग में डाल लिया ना, हर न्यूमेरिकल हो जाएगा आपसे, कभी घबराहट नहीं मचेगी, ठीक है। तो मान लो बेटा सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसको हम क्या मानते हैं, स्मॉल जी मानते हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी डैश हमने मान ली। क्यों हमने इसको जी डैश मान लिया, क्योंकि अंदर जब हम निकाल रहे हैं तो सिर्फ इनसाइड वाला ही स्फीयर फोर्स लगा रहा है, ठीक है जी। मान लिया जाए ये हमारा सेंटर है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमारा स्मॉल आर है, और यहां से लेकर बाहर तक का जो डिस्टेंस था वो हमारा क्या था, कैपिटल आर था। मान लो अंदर वाले स्फीयर का मास हमारा एम डैश है, और इस पूरे के पूरे स्फीयर का जो मास था वो हमारा कितना था, एम था, ठीक है जी। ओके, अब स्मॉल जी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितनी होती है, वो होती है कैपिटल जी एम अपॉन जितना इसका डिस्टेंस है कैपिटल आर का स्क्वायर, ठीक है जी। अब जी डैश की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखो जो ये फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स किसके बराबर है, कैपिटल जी जितना ये मास है जो फोर्स लगा रहा है, और जो ये स्मॉल एम हमने मास लाकर इसके अंदर रखा है, डिवाइडेड बाय इसका कितना डिस्टेंस है, स्मॉल आर का स्क्वायर, इतना इसका डिस्टेंस है। तो हमारा एम डैश जो है वो किसके बराबर है, मास किसके बराबर है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई इंटू डेंसिटी कितनी है, मतलब 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर का क्यूब इंटू डेंसिटी हमारी है रो, ठीक है। तो एम डैश की वैल्यू हमारे पास इतनी आ रही है, ओके जी। तो अगर एम डैश की वैल्यू हमारे पास इतनी आ रही है तो बेटा हम इसके अंदर भर देंगे, कैपिटल एफ की वैल्यू क्या आ गई, कैपिटल जी 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब इंटू रो
इंटू स्मॉल m अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। इससे हमने इसको जब काट दिया तो हमारा ये बन गया कैपिटल G 4/3 पाई स्मॉल r इंटू डेंसिटी इंटू मास। ठीक है, अब आप जरा देखिए, जब मैंने इस पूरे स्फीयर की सरफेस पर रखा था तो उस समय हमारा g कितना था, g था मतलब स्मॉल g था, उसकी वैल्यू कितनी थी, कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर। तो m की वैल्यू हमारी कितनी थी, 4/3 पाई, कितना इसका रेडियस है, मतलब कैपिटल R का क्यूब, इसका वॉल्यूम इतना हो गया, इंटू डेंसिटी इसकी भी कितनी है, रो ही है। ठीक है जी, तो हमारी स्मॉल g की वैल्यू, हमारी स्मॉल g की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही थी, वो आ रही थी कैपिटल G अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब इंटू डेंसिटी। इससे हमने इसको काट दिया तो स्मॉल g की वैल्यू आ गई कैपिटल G 4/3 पाई इंटू रेडियस इंटू डेंसिटी। ओके जी, अब ये वाली जो फोर्स की वैल्यू है मैं इसको क्या लिख सकता हूं, m इंटू जी डैश। तो इससे मैंने इसको काट दिया तो मेरी g डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 पाई स्मॉल r इंटू डेंसिटी इंटू कैपिटल G। तो सरफेस के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इतनी है, सरफेस के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो इतनी है। अगर मैं 1 एंड 2 को बेटा कंपेयर करूं तो कंपेयर कैसे किया जाता है, डिवाइड करके। तो सरफेस के अंदर की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके बराबर है, 4/3 पाई स्मॉल r इंटू डेंसिटी इंटू जी डिवाइडेड बाई 4/3 पाई कैपिटल R इंटू डेंसिटी इंटू जी। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, इससे ये कट गया, तो जी डैश की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इंटू जी। और g की वैल्यू कॉमन जो है वो आपको मालूम है, वो है कैपिटल G m अपॉन r का स्क्वायर, मतलब स्मॉल r इंटू कैपिटल G m अपॉन r का क्यूब। तो जब भी कभी भी कोई भी मास हम सरफेस के अंदर भेज देते हैं तो उस पर लगने वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी हो जाती है, जितने डिस्टेंस पर वो मास पड़ा है उसको मल्टीप्लाई कर दो कैपिटल G m अपॉन जितना उस पूरे के पूरे स्फीयर का रेडियस है उसके क्यूब से। ये एक फॉर्मूला जो है ना, ये बड़ा ही शानदार फॉर्मूला है। ठीक है, हो सकता है आपको बुक्स में कम मिले, ठीक है, या इस तरह से आपको डेराइव करवाया हुआ कम मिले, पर ये बेस्ट डेरिवेशन है इसकी। इस डेरिवेशन का आप ये मत देखो कि सर आपने थोड़ा लंबा करवाया है, पर मैंने आपको मासेस मूसेस निकलवाते हुए करवाया है, न्यूमेरिकल में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, ओके। तो जो भी बच्चे बेटा यहां तक पहुंच चुके हैं, आई होप सो आपको बहुत बढ़िया से समझ आ रहा है। आप कमेंट करके बता सकते हैं हाँ जी सर पूरा क्लियर हो रहा है। ठीक है, इसको सुनने के बाद अब आप पूरे परफेक्टली तैयार हो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का चेंज सीखने के लिए। अपने दिमाग में बेटा मेरी दो इंपॉर्टेंट बातें याद रखो कि सरफेस के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो हमेशा g मानी जाएगी, सरफेस के अंदर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज हो जाएगी और उसको हम हमेशा क्या मानेंगे, g डैश मानेंगे। ठीक है जी, ओके। तो आप यहां पर ना एक और चीज भी देख सकते हो कि ये हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, डिपेंड कर रही है r पे। तो मतलब अगर मेरा ये r छोटा हो ही जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। एक और बात आपको बताऊं, एकदम सेंटर वाले पॉइंट पे तो r जीरो ही रह जाएगा, स्मॉल r जीरो ही रह जाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी। अब इतनी बातें तभी सोच पा रहे हो क्योंकि एक्सप्रेशन तक आप पहुंचे हो। ठीक है, ओके। तो वेरी गुड बेटा, अगर आप यहां तक सीख गए हो। ठीक है, तो अगली बात हम करने जा रहे हैं मास एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ का कितना मास है, मतलब वैसे तो देखो अर्थ का मास हम नहीं निकाल सकते, सच ये है। ठीक है, पर कुछ एनसाइक्लोपीडियाज में अर्थ का कुछ मास प्रेडिक्ट किया है उन्होंने, पर वो एक्यूरेट नहीं है मास, और एक्यूरेट कोई बता भी नहीं सकता। वो एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो, है ना, वो एक अप्रॉक्सीमेट सा मास उन्होंने बताया हुआ है, इतना को लगभग हो सकता है हमारी अर्थ का मास। ठीक है जी, परंतु हमारी अर्थ का मास हमेशा चेंज होता रहता है क्योंकि हमारी अर्थ के कंपोनेंट्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। मतलब आप खुद ऐसा समझो कि अगर एक डिब्बे के अंदर तुम चीजें ज्यादा या कम करते रहोगे तो उसका मास ज्यादा या कम होता जाएगा ना। तो इसी तरह से हमारी अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो ज्यादा या कम होती रहती हैं क्योंकि हमारी अर्थ यूनिवर्स का एक हिस्सा है। ठीक है ना, तो यूनिवर्स से कुछ लेना पड़ता है और यूनिवर्स को कुछ देना भी पड़ता है। ठीक है जी, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारी अर्थ से बहुत सारी रेडिएशंस यूनिवर्स में निकल रही हैं,
तो यूनिवर्स को रेडिएशंस देनी पड़ रही है ना, और इसी तरह से बहुत सारी रेडिएशंस यूनिवर्स से हमारी अर्थ की तरफ आ रही हैं। तो इस तरह से मास क्या होता रहता है बेटा, चेंज होता रहता है। पर अगर हम इन सारी बातों को, इन रेडिएशंस वाली सारी बातों को इग्नोर मार दें तो हमारी अर्थ का मास कैसे निकल सकता है? देखो, हमारी अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कितनी वैल्यू है? कैपिटल जी m अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है जी। इसमें मास ऑफ द अर्थ हमारा कितना है? स्मॉल जी r का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी। इसमें स्मॉल जी की वैल्यू हमें मालूम है 9.8। इसमें बेटा रेडियस ऑफ द अर्थ, वैसे तो हम 6400 किलोमीटर मानते हैं, ये अप्रोक्सीमेट रेडियस है। एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ जो बुक्स में लिखा है दैट इज 6.37 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। हमारी एनसीईआरटी में 6400 ही है, पर एग्जैक्ट रेडियस हमारी अर्थ का इतना है। ठीक है जी, ओके। तो कैपिटल जी की वैल्यू मैं आपको बता ही चुका हूं, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। तो जी की वैल्यू, आर की वैल्यू एंड कैपिटल जी की वैल्यू को इसमें भरने के बाद हमारे पास मास आ जाएगा। तो मास की वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो आएगी वो आएगी 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। दिस इज अ वेरी ह्यूज लॉट ऑफ मास। 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, इतना ज्यादा मास है भाई साहब हमारी अर्थ का। ठीक है जी। और अब मास तो हमने निकाल लिया हमारी अर्थ का, अप्रोक्सीमेट मास। आपको इनकी कैलकुलेशंस नहीं करनी, आप बस इतना याद रखो, मास ऑफ द अर्थ इज इन द टर्म्स ऑफ 10 की पावर 24। ठीक है, बस इतना याद रखो, क्योंकि ये 6 तो अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, उसको क्या याद रखना, 10 की पावर 24 kgs की इन टर्म्स में हमारी अर्थ का मास, बस इतना याद रखो। ठीक है, अब हमें निकालनी है डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मान लो हमारी अर्थ की डेंसिटी रो है, उसका मास हमारा कितना है? 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन हमारी अर्थ का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। ठीक है जी। अब ऐसे में 6 इंटू 10 की पावर 24 को हमने भर दिया, 4/3 पाई की वैल्यू इज 3.14 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.37 इंटू 10 टू द पावर 6 का क्यूब। ठीक है जी। तो इसको जब आप करेंगे सॉल्व, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5497 kg मीटर इनवर्स क्यूब। तो इसका पता क्या मतलब है? मान लो ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ का 1 मीटर का अगर मैं ऐसा एक क्यूब ले लूं, तो इस क्यूब के अंदर मालूम है कितना मास पड़ा है? 5497 kg, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5500 kg का मास पड़ा है। ठीक है, 1 मीटर होता ही कितना है भाई साहब? अर्थ हमारी इतनी बड़ी है, अगर उसके 1 मीटर जितने डिब्बे के अंदर 5500 किलो का मास पड़ा है, तो हमारी अर्थ का मास इसीलिए इतना ज्यादा हो गया है। ठीक है जी। तो आपको डेंसिटी भी पता लग गई, 5500 है हमारी अर्थ की डेंसिटी, आपको मास भी पता लग गया। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि एमसीक्यूज में आपकी परफॉर्मेंस ऊपर हो, आपको एग्जैक्टली मतलब पता हो कि किसके करीब आपको टिक करना है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकते हैं टीचर्स। ठीक है, ओके। तो अगली बात है बेटा, हमारी अर्थ की जो एक्सेलरेशन है वो चेंज होती है। मतलब मान लो ये हमारी अर्थ है, अगर मैं अर्थ की सरफेस से बहुत नजदीक से किसी बॉडी को फेंकता हूं तो उसके ऊपर लगने वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 9.8 है। परंतु जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा, इसके ऊपर लगने वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज क्या होती हैं? चेंज होती हैं। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि ये चेंजेस कितनी तरह से होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपको पक्का क्वेश्चन आएगा। अब से लेकर इस लेक्चर के एंड तक जो भी मैं बताऊंगा वो आपको 5 नंबर देकर हटेगा पेपर में। ठीक है जी, ओके। तो जो भी बच्चे यहां तक पहुंच गए हैं बेटा, यहां पर आकर आपको और अटेंटिव हो जाना है। ठीक है ना? तो आप समझ लो, हमारी अर्थ के सरफेस से अगर हम किसी भी बॉडी को छोड़ते हैं तो उस बॉडी की एक्सेलरेशन, मतलब अर्थ की तरफ बढ़ने वाली जो स्पीड है वो 9.8 रहेगी। परंतु अगर हम अर्थ की सरफेस के ऊपर चले जाते हैं, तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाती है। ठीक है जी। तो पहला चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब आएगा? जब हम अर्थ की सरफेस के ऊपर, मतलब ज्यादा हाइट पर चले जाएंगे। दूसरा चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कब आएगा? जब हम अर्थ की सरफेस के अंदर चले जाएंगे, मतलब उसकी डेप्थ में चले जाएंगे। तीसरा चेंज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमें कब फील होगा? जब अर्थ की शेप बदल जाएगी। क्योंकि देखो ना बेटा, अर्थ की जो शेप है वो एक्चुअली स्फेरिकल नहीं है, वो अर्थ की शेप एलिप्टिकल शेप है, तो उसकी शेप के कारण भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलती है।
ठीक है जी, मतलब अर्थ की शेप एक ओवल शेप है, तो अगर मैं सरफेस पर यहां पर होता हूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होती है, और अगर मैं यहां पर होता हूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होती है, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस छोटा होगा, यहां पर डिस्टेंस बड़ा होगा। ये मैं आपको समझाऊंगा बड़े अच्छे से। ठीक है जी, ओके। इसी तरह से हमारी अर्थ हर समय रोटेट कर रही होती है, तो रोटेशन के कारण भी इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, चेंज होती है। तो ये चारों फैक्टर्स, ये चारों पैरामीटर्स मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले बेटा पहला पैरामीटर हाइट के कारण। ठीक है, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको प्लीज साथ में लिखिए मत, सिर्फ ध्यान से सुनिए। मान लो ये हमारी अर्थ है। ठीक है जी, हमारी अर्थ का जो रेडियस है वो बेटा कैपिटल आर है, हमारी अर्थ का जो मास है वो कितना है, कैपिटल एम है। ठीक है, लेट अस सपोज मैं अर्थ की सरफेस के ऊपर चला गया एच हाइट पे, तो जब मैं अर्थ की सरफेस के ऊपर एच हाइट पर चला गया तो ऊपर जाकर हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जी एच हो जाएगी, क्योंकि कुछ चेंज हो जाता है ना हाइट पर जाकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। ठीक है, मान लो मैं कितनी हाइट गया हूं ऊपर, एच हाइट ऊपर गया हूं, तो टोटल यहां से लेकर जो यहां तक का डिस्टेंस होएगा दैट विल बी आर प्लस एच। ओके जी, अब अर्थ की सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो हमेशा स्मॉल जी मानी जाती है। मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन जितना इसका डिस्टेंस है आर का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज एक्सेलरेशन ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है अर्थ की सरफेस के ऊपर। ठीक है जी, अब अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट पर निकालूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट, तो बेटा हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, जी एच होगी। ठीक है, सेम टू सेम कैपिटल जी पूरा का पूरा कितना मास फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, कैपिटल एम मास डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक बेटा, वो डिस्टेंस है कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं कंपेयर करना चाहता हूं कि हाइट पर जाकर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है एंड सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसमें कितना डिफरेंस है, उसमें कितना वेरिएशन है। तो जब भी कंपैरिजन करना हो, मैं आपको दो बारी पहले ही बता चुका हूं, हमेशा डिवाइड किया करो। तो बेटा हमने यहां पर क्या किया, जी एच को डिवाइड कर दिया किससे, जी से, तो हमारा कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर बेटा डिवाइड हो गया किससे, कैपिटल जी एम अपॉन आर के स्क्वायर से। तो कैपिटल जी एम से कैपिटल जी एम कट गया, तो ऐसे में हमारा ये बन गया, ये पलट कर जब ऊपर गया ये हमारा बन गया कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। ठीक है जी, अब ऐसा करके क्या मैं डिनोमिनेटर में से आर स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं, देखो न्यूमिनेटर में तो आर स्क्वायर पड़ा ही है, क्या मैं इन दोनों में से आर स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं, ठीक है बिल्कुल ले सकता हूं। ठीक है, तो इसकी जगह पर तो आ जाएगा 1 प्लस एच के नीचे आ जाएगा आर, तो इसके ऊपर होल स्क्वायर ऐसे रहेगा। बड़े गौर से देखो बेटा, ये होल स्क्वायर भले ही लगा हुआ है, ठीक है, अगर मैं होल स्क्वायर के ही अंदर, ये देखो आर स्क्वायर मेरा ऐसे है, अगर मैं होल स्क्वायर के ही अंदर इन दोनों में से आर कॉमन लेता हूं, ठीक है, तो इसने आर दे दिया, इसकी जगह पे 1 आ गया, इस एच के पास आर नहीं था तो इसके साथ में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है, तो आर स्क्वायर हमारा ऐसे बाहर आ गया, ये बन गया कैपिटल आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, जब स्क्वायर में से बाहर आएगा तो स्क्वायर लेकर बाहर आएगा ना, इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर, ठीक है, का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस कितनी निकल गई बेटा हमारी, ये हमारी आ गई है 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है जी, 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, ये हमारी निकल गई है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर बेटा मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये हमारी क्या बन जाएगी, 1 प्लस एच अपॉन आर के होल की पावर में -2। एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी भी आप फिजिक्स में एक ब्रैकेट ऐसी देखें जिस ब्रैकेट के यहां पर 1 पड़ा है और यहां पर x पड़ा है और इसकी पावर में कोई भी माइनस वाली कोई चीज पड़ी है, जैसे वो -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, तो इस पर हमेशा बाइनोमियल लगता है। क्या लगता है, बाइनोमियल लगता है। मैथ्स वाले बच्चों को ये एक पूरा चैप्टर करवाया जाता है,
ठीक है, बाइनोमियल का +1 में। ठीक है, आप सबको इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप बस इतनी चीज याद रखें, अगर कभी भी यहां 1 पड़ा है, यहां x पड़ा है, पावर में कोई -2 पड़ा है या -50 भी अगर पड़ा है, जितनी मर्जी बड़ी चीज पड़ी है, तो हमेशा क्या करो, इस -50 को इस वेरिएबल वाली चीज के साथ मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1 - 50 इंटू एक्स। ठीक है जी, तो हम हमेशा फिजिक्स में ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी, किसी दिन मैं वीडियो एक रिकॉर्ड करूंगा, उसमें आपको बाइनोमियल पूरा का पूरा समझाऊंगा। तो जो बायो वाले बच्चे इंटरेस्टेड है, सर पूरा चैप्टर सीखना है, सीख लो, आपकी मर्जी, जरूरत नहीं है आपको वैसे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया, ये हमारा बन गया 1 - 2h अपॉन आर, इस तरह से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस हमारी इतनी आ जा रही है। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसकी हमें अब जरूरत नहीं, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट विल बी इक्वल टू 1 - 2h अपॉन आर मल्टीप्लाई बाय जी। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं, जितनी ज्यादा हमारी हाइट बढ़ेगी उतना ही ज्यादा ये नंबर बढ़ेगा, उतना ही बड़ा नंबर 1 में से माइनस होगा। ठीक है जी, तो उतनी ही इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, मतलब उतनी ही GH की वैल्यू कम होगी। तो मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं सरफेस के ऊपर 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 जाऊंगा, तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी। हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आई होप सो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। ठीक है जी, ओके। अब जिन बच्चों ने प्रॉपर वाले नोट्स बनाने हैं, वो बच्चा इसको देख सकता है, या मैंने प्रॉपरली लिखा है। ठीक है, तो आपको जब भी ये डेरिवेशन आएगी, आप पहले 2 लाइन जरूर लिख के आए। सबसे पहली लाइन क्या है, कंसीडर अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस कैपिटल R। बताएं तो सही कि किसकी बात यहां पर कर रहे हैं। हमने यहां पर अर्थ की बात की है, जिसका स्फीयर मास वाइज कैपिटल M मास का है एंड उसका रेडियस क्या है, कैपिटल R। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट A ऑन द अर्थ सरफेस इज स्मॉल g। ठीक है, मतलब अर्थ की सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉइंट A पर जो है वो स्मॉल g है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, कैपिटल G m अपॉन R का स्क्वायर। और ये बाकी की सारी बातें तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दी हैं। ठीक है, आपको उसको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे, बाद में आप कर लेना। ठीक है, अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं, वो मेरे को बताने चाहिए। ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं आपको कहूं कि सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी थी, स्मॉल g, हाइट पर जाकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो गई, हाइट पर जाकर बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो गई थी gh, विच इज इक्वल टू स्मॉल g इंटू 1 - 2h अपॉन r। ठीक है जी, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कितनी वैल्यू डिक्रीज हो गई है, मतलब यहां और यहां के बीच में कितनी वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, तो डिक्रीज वाली वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, g में से माइनस करना पड़ेगा gh को। ठीक है जी, मतलब g में से माइनस करना पड़ेगा, gh की वैल्यू इज दिस, मतलब g इंटू 1 - 2h अपॉन r को माइनस करना पड़ेगा, मतलब g में से माइनस करना पड़ेगा, g इंटू 1 इज g माइनस 2gh अपॉन r। ब्रैकेट को किया ओपन, बीच में आ गया प्लस, g से कट गया g, तो 2gh अपॉन r। तो मतलब हाइट पर जाकर जितनी ज्यादा तुम हाइट पर जाते जाओगे, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। मतलब हाइट ज्यादा होने से g की वैल्यू उतनी ही ज्यादा डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि सरफेस के कंपैरेटिवली ऊपर जाकर कितनी कम हो जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, तो 2 टाइम्स जितनी सरफेस पर है वैल्यू डिवाइडेड बाय जितना इस अर्थ का रेडियस है, मल्टीप्लाई बाय जितनी हाइट पर तुम गए हो, उतना ज्यादा कम हो गई है तुम्हारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। तो बहुत बारी ये न्यूमेरिकल आता ही आता है कि पता करके बताओ कितनी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो गई है। तुम ये फॉर्मूला याद रखो, डिक्रीज निकालने के लिए हमेशा 2gh अपॉन r लगता है। ठीक है जी, अब अगली चीज है, अगर तुमसे कोई पूछे बताओ कितने परसेंट डिक्रीज हो गई है, आप खुद जानते हो किसी का भी अगर परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, डिवाइड करते हैं ओरिजिनल वैल्यू से। जैसे अगर मैं आपको कहूं 10 रुपए कितने परसेंट है 100 रुपए का, तो आप 10 के साथ 100 को डिवाइड करोगे, फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इससे ये कटा इससे ये कटा, तो वो 10% है। ठीक है जी, मतलब तुम
कितनी परसेंट, मतलब किस वैल्यू की परसेंटेज निकालना चाहते हो और किस वैल्यू के कंपैरेटिवली। जैसे अगर मैं आपको कहूं 10 रुपए कितना परसेंट है 200 रुपए के, तो आप 10 को 200 से डिवाइड करोगे एंड मल्टीप्लाई करोगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 रुपए 5% है बेटा। ठीक है जी। तो इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं कि डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी परसेंट हुई है, किसके कंपैरेटिवली, सरफेस के कंपैरेटिवली, तो आप g माइनस जी एच करेंगे, सरफेस के कंपैरेटिवली निकालनी है ना, डिवाइड बाय g करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। तो अगला पॉइंट आपका यही है, द परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ g एट हाइट इज g माइनस जी एच अपॉन g इंटू 100। ठीक है जी। ऐसा करके आपको यहां पर वैल्यू मिलेगी। जैसे g माइनस जी एच की तो वैल्यू आप निकाल ही चुके हो ना। ठीक है, g माइनस जी एच की वैल्यू आपके पास आई है 2gh डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाई बाय, नीचे हमने g से कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे कट गया ये, दिस इज 2h एक सेकेंड, हाँ जी, 2h अपॉन r इंटू 100%। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लें, यहाँ पर यस, यहाँ पर 2h अपॉन आर लगा होना चाहिए। ठीक है, g माइनस जी एच की वैल्यू तो हमारी ये है, बिल्कुल सही है बेटा, ये ऐसे r लगा होना चाहिए। ठीक है, अगली बात है हमारी, ये पता करके बताओ कि कितना वेट लॉस हो गया है। मतलब सरफेस, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई होप सो आपने नोट कर लिया। ठीक है, तो अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि सरफेस के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g थी, हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू gh है। पता करके बताओ कितना वेट चेंज हो गया है, कितना लॉस ऑफ वेट हो गया है। हाइट पर जाकर हमारा अगर g चेंज हो रहा है तो मतलब वेट भी चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मास तो कभी बदलता नहीं, g चेंज हो गया तो मतलब वेट चेंज हो गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कितना वेट में लॉस हो गया, तो लॉस ऑफ वेट कितना हो जाएगा, mg माइनस mgh, m को ले लिया कॉमन, दिस इज g माइनस gh। ठीक है, तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू m इंटू g माइनस gh इज 2gh अपॉन r। ठीक है जी, तो मतलब इतना लॉस हो गया है किसमें बेटा, वेट में इतना लॉस हो गया है। ठीक है जी, तो एक आपकी नॉलेज के लिए मैं बात यहां पर बताना चाहता हूं, जब हम 320 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाइट पर 0.9 टाइम्स हो जाती है जी के। ठीक है जी, मतलब वो 10% डिक्रीज हो जाती है। मतलब जब हम सरफेस से 320 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0.9 टाइम्स हो जाती है, किससे बेटा, सरफेस से। प्लीज इसको आप याद रखें। ठीक है जी, अगली बात यह है कि अगर कभी भी हम किसी सरफेस से किसी स्पेस शटल को भेजते हैं, स्पेस शटल समझते हो, कोई छोटी मोटी सैटेलाइट को अगर हम भेजते हैं तो कम से कम हम इसको 400 किलोमीटर के ऊपर भेजते हैं। तो स्पेस शटल लगभग 400 किलोमीटर ऊपर अर्थ के राइज करते हैं, मतलब उसके ऊपर फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10% से ज्यादा डिक्रीज हो जाती है स्पेस शटल के ऊपर। ठीक है जी, क्योंकि 320 किलोमीटर ऊपर जाकर तो 10% कम हो गई ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मतलब हमारा वेट भी 10% कम हो जाएगा। तो मतलब अगर आप यहां पर 60 किलो के हो तो तुम 320 किलोमीटर ऊपर जाकर 10% कम कर दो, 54 kg के हो जाओगे। ठीक है ना, यही मतलब सारे निकलते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, ओके, तो अगला हमारा टॉपिक है वो है डेप्थ के अंदर जाकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी। अब आपको ये टॉपिक समझने में कोई परेशानी नहीं आएगी, मैंने आपका बेस ना अच्छे से बना दिया है। वो एक बड़ी सी डेरिवेशन जो 2 बारी मैंने करवाई ना इस वीडियो में, उसमें आपका बेस बन गया है उसका। ठीक है, अब बेटा हम डेप्थ की बात करने जा रहे हैं। पहले मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने जा रहा हूं। मान लिया जाए हमारे पास में ये एक स्फीयर है अर्थ नाम का। ठीक है, इस स्फीयर के ऊपर जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है बेटा वो कितनी है, g है। ठीक है, मान लो मैं अर्थ के अब स्फीयर के ऊपर नहीं जा रहा, अब मैं अर्थ के स्फीयर के अंदर आ रहा हूं। मान लो मैं बेटा d डेप्थ अंदर आ गया, हमारे अर्थ का सेंटर ये है और इस अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। तो जब मैं d डेप्थ अंदर आ जाऊंगा तो यहां पर जो फोर्स लगेगी वो पूरे स्फीयर के कारण नहीं लगेगी, वो मान लो अब मैं d डेप्थ अंदर आकर, ये मेरा रेडियस कितना रह गया r माइनस डी,
तो अब जो फोर्स लगेगी वो सिर्फ r माइनस डी रेडियस के ही भीतर भीतर लगेगी, मतलब इसी हिस्से की ही फोर्स लगेगी। ठीक है, ये पूरे स्फीयर की फोर्स नहीं लगेगी। ठीक है जी, ओके। तो अब सबसे पहली बात यह है, हम ऐसा मान लेंगे कि सरफेस पर जो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी है, कैपिटल जी m अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। ठीक है जी, अब सरफेस के अंदर आकर ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का मास हमने m डैश मान लिया और इस पूरे स्फीयर का मास हमने क्या मान लिया, m मान लिया। ठीक है, तो मास की वैल्यू कैसे निकलती है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मतलब 4/3 पाई r का क्यूब इनटू डेंसिटी। तो अगर m मास की मैं बात करूंगा, इस पूरे m मास की मैं बात करूंगा, तो उसका तो रेडियस मेरा क्या है, r। तो इसलिए m मास की वैल्यू कितनी होगी, 4/3 पाई r का क्यूब इनटू डेंसिटी। ठीक है जी, तो ऐसे में हमारी स्मॉल g की वैल्यू कितनी निकल गई, कैपिटल G अपॉन r का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r का क्यूब इनटू डेंसिटी। तो इससे कट गया ये। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास स्मॉल g की वैल्यू आ रही है कैपिटल G 4/3 पाई r इनटू डेंसिटी। तो स्मॉल g की वैल्यू आ रही है 4/3 पाई कैपिटल G r इनटू डेंसिटी। तो ये तो अभी मैंने सरफेस की बात की। ठीक है, एट सरफेस लिख देते हैं यहां पे, एट सरफेस। ठीक है जी, और हम इसको एक डिब्बे में भी बंद कर देते हैं। ठीक है, ठीक है जी, ओके। अब मैं बात कर रहा हूं इनसाइड द सरफेस की। ठीक है, अगर बेटा इनसाइड द सरफेस की हम बात करें तो हमारा मास कितना है, मतलब सरफेस के अंदर सिर्फ इसी हिस्से का मास हम देखेंगे तो मास है मेरा m डैश। मास का क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई। रेडियस क्या है, ठीक है, रेडियस है r माइनस डी का क्यूब इनटू डेंसिटी। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अब इस सरफेस के अंदर यहां पर जो एक्सेलरेशन है, मैं इस एक्सेलरेशन को कहता हूं जी। क्या कहता हूं इस एक्सेलरेशन को, जी। ठीक है जी, ओके। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल जी इनटू मास। पहले मैं पूरे स्फीयर की बात कर रहा था तो मास पूरे स्फीयर का आया, अब मैं सिर्फ अंदर वाले स्फीयर की बात कर रहा हूं तो मास सिर्फ अंदर वाले स्फीयर का आएगा, डिवाइडेड बाय कितना रेडियस है, कितना रेडियस है भाई साहब, r माइनस डी। r माइनस डी का रेडियस है और उसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डी डेप्थ पर कितनी है, कैपिटल जी m डैश अपॉन r माइनस डी का स्क्वायर। ठीक है जी, अब ऐसे में मैं चाहूं तो m डैश की वैल्यू डाल सकता हूं, ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं। तो जी डी की वैल्यू हमारी हो जाएगी कैपिटल G अपॉन r माइनस डी का स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब इनटू डेंसिटी। तो इससे हमारा ये कट गया, तो जी डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी कैपिटल G 4/3 पाई r माइनस डी इनटू डेंसिटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ हमारी कितनी निकल रही है, इतनी निकल रही है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं भाई साहब कि कितनी कम हो गई है या ज्यादा हो गई है, ये कंपैरिजन हम अब करना चाह रहे हैं। तो जब भी कंपैरिजन करना हो तो डिवाइड कर दिया करते हैं। तो मैंने इसकी जी डी की वैल्यू को और इसकी जी की वैल्यू को डिवाइड कर दिया, ये हमारा निकला 4/3 पाई कैपिटल जी आर माइनस डी इंटू डेंसिटी डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल जी आर इंटू डेंसिटी। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई, इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू सरफेस कितनी आई, आर माइनस डी अपॉन आर। तो मतलब हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ कितनी आई, आर को पहले इससे डिवाइड कर दो फिर इससे डिवाइड कर दो, दिस इज 1 माइनस डी अपॉन आर इंटू जी। तो बेटा जितनी ज्यादा हमारी डेप्थ होगी उतना ही बड़ा नंबर 1 में से माइनस होगा, उतनी ही कम हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगी, क्योंकि उतनी ही कम हो जाएगी ना, जितना ज्यादा तुम अंदर 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 घुसते जाओगे इस सरफेस के, तो उतनी ही ज्यादा तुम्हारी डेप्थ हो जाएगी, तो उतनी ही कम तुम्हारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी, तो हमने यहां पर अब क्या बोला, एक्सेलरेशन
ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ। प्लीज इस चीज को आप याद रखें, ठीक है जी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है डेप्थ के इंक्रीज होने से, ठीक है। इस चीज के प्रॉपर वाले अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो ये मैंने आपके लिए लिख रखा है, फटाफट इसको आप नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो इसके बाद हम बात करने लगे हैं अपनी अगली टाइप की, ठीक है। उससे पहले हम जरा वेट की बात कर लें। बेटा देखो, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जैसे जैसे हम अंदर आएंगे हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। एट सेंटर की अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे डेप्थ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर। मतलब अंदर आते आते अगर मैं सेंटर पे ही आ गया तो मतलब मेरे डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आर के बराबर आ गई। तो ऐसे में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ हमारी कितनी हो जाएगी, जी इंटू 1 माइनस आर अपॉन आर। ये और ये कटा, ये 1 आ गया, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ कितनी आ जाएगी बेटा, जी मल्टीप्लाई बाय 0 मतलब 0। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारा वेट ही कितना आ गया, 0। तो मतलब अगर मैं अर्थ के एकदम सेंटर पर चला जाऊं, वहां पर चला जाऊं जिसकी तरफ फोर्स लग रही है हमारी, तो वहां पर जाकर हमारा वेट खत्म हो जाएगा, हम वेटलेस हो जाएंगे, ठीक है जी। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई। एट सेंटर डेप्थ आर के बराबर है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ हमारी 0 हो जाएगी। हेंस वेट ऑफ द बॉडी एट सेंटर ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज 0, द मास इज नॉट 0। वेट भले ही हमारा वहां पर 0 हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 आ रही है, पर हमारा मास 0 वहां पर भी नहीं है। इस बात का जरा ख्याल रहे आपको, ठीक है। तो अगली बात है हमारी शेप ऑफ द अर्थ वाली, ठीक है जी। तो शेप ऑफ द अर्थ वाली बात भी मैं आपको अच्छे से समझा दूं। बेटा हमारी अर्थ की जो शेप है, ये तो 2 मिनट लगेंगे आपको समझने में, ठीक है। हमारी अर्थ की जो शेप है वो कुछ इस तरह की होती है। वो हमारी अर्थ की शेप इस तरह की नहीं होती बेटा, इस तरह की, ठीक है जी। ये चीज हमें कैसे पता बेटा, ये चीज कैप्लर के लॉज में बताई गई है, पहली बात। और ये चीज नासा के जो साइंटिस्ट हैं वो जब ऑब्जर्वेशंस करते हैं उनको भी ये चीज पता लगी है कि हमारी अर्थ की जो शेप है वो इररेगुलर शेप है, वो हर जगह से ऐसे सिमेट्रिकल स्फीयर के जैसी नहीं है, ठीक है जी। ओके, तो लगभग हमारी अर्थ की शेप एलिप्टिकल शेप है, ठीक है। तो हमारी अर्थ का जो इक्वेटर है वो कुछ ऐसे है, हमारी अर्थ के जो पोल्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, ठीक है जी। ओके, तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। तो ऐसा देखा जाता है कि यहां पर हमारी अर्थ के पोल्स होते हैं, ठीक है जी, पोल्स होते हैं यहां पर। और यहां पर हमारी अर्थ का इक्वेटर होता है, मतलब ई तो मैंने यहां लिख ही दिया, ई डैश यहां लिख देता हूं, ठीक है जी। तो डिस्टेंस ऑफ पोल्स जो होता है वो कम है इन कंपैरिजन टू डिस्टेंस ऑफ इक्वेटर, ठीक है जी। मतलब पोल्स का जो डिस्टेंस है वो कम है इक्वेटर के डिस्टेंस से। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस कम है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल्स पर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर पर कम है। तो मतलब जी पी की वैल्यू ज्यादा है जी ई से, ठीक है जी। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लें। पहली बात, आप क्या वहां पर अगर टीचर पूछेंगे तो क्या बताओगे, अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज्ड आउट एट द इक्वेटर। ये बात आप लिख देंगे, मतलब ये बात लिखकर आप उनको बता रहे हैं कि इसकी शेप जो है वो एलिप्टिकल शेप है। अब एक नॉलेज वाली बात मैं आपको बता दूं, अर्थ के इक्वेटर का रेडियस बड़ा है एंड पोल्स का रेडियस छोटा है। कितना बड़ा है इक्वेटर का रेडियस, ये भी हमने चेक किया, ये 21 किलोमीटर बड़ा है, ठीक है जी। मतलब इक्वेटोरियल रेडियस इज ग्रेटर देन पोलर रेडियस बाय 21 किलोमीटर, ठीक है जी। तो 21 किलोमीटर कम नहीं होता, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू तो होती है कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो मतलब ये आर स्क्वायर पे डिपेंड करती है। इक्वेटर का रेडियस पोल से बड़ा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर की कम है पोल से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कम से कम वैल्यू जी की कहां पर होती है,
इक्वेटर पे होती है। मतलब यहां पर g की वैल्यू, क्योंकि r यहां पर बड़ा है तो यहां पर g की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, एंड यहां पर r सबसे छोटा है और यहां पर g की वैल्यू क्या है बेटा, मैक्सिमम है। ठीक है जी, ओके। एंड हम वो मैक्सिमम वैल्यू को g की क्या मानकर चलते हैं, स्मॉल g ही मानकर चलते हैं, 9.8 ही मानकर चलते हैं। ठीक है जी, अगली बात, वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस when it is taken from equator to poles। अगर तुम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो, मतलब अगर आप अर्थ के ही ऊपर ट्रैवल करते हो तब भी तुम्हारा वेट चेंज हो जाता है। हाइट पर जाने का तो किस्सा ही अलग है, डेप्थ में जाने का भी अलग है। अगर तुम अर्थ के ऊपर ट्रैवल करते हो तो भी तुम्हारा वेट तुम्हें चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो वेट ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। अगर आपसे कोई पूछे वेट लूज करना है, ठीक है ना, तो आप कहो कि मूव कर लो अर्थ की तरफ। ठीक है ना, अर्थ के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मूव करो, तुम्हारे वेट तुम्हें कम मिलने लगेगा। ठीक है ना, तो मतलब इक्वेटर से अगर तुम पोल की तरफ जाओगे तो तुम्हारा वेट तुम्हें क्या मिलेगा, ज्यादा होता हुआ दिखाई देगा। इक्वेटर पे तुम्हारा वेट तुम्हें सबसे कम दिखाई देगा क्योंकि जी की वैल्यू सबसे कम है। अब एक बात मैं और बताऊं, ये इक्वेटर और पोल्स के जी की वैल्यू में 0.5% का डिफरेंस है। आप जरा ध्यान से सुनिए, हमें 3200 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ा था। ठीक है, सॉरी 320 किलोमीटर हमें ऊपर जाना पड़ा था, तब 10% वेरिएशन आया था अर्थ की सरफेस पे, याद है ना आपको। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इक्वेटर से पोल की ही तरफ जा रहा हूं तो 0.5% का डिफरेंस आ रहा है। ये वैल्यूज अपने दिमाग में किसी तरह से बेटा प्लीज सेट करो। अगर मैं इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा हूं तो 0.5% का डिफरेंस आता है, और अगर मैं अर्थ की सरफेस से 320 किलोमीटर ऊपर जा रहा हूं तो 10% का लगभग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है जी, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है। वो है अर्थ के रोटेशन के कारण कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी चेंज होती है। ठीक है जी, पहले मैं ये आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं, फिर आप इसके नोट्स बना लेना। मान लिया जाए ये हमारी अर्थ है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारी अर्थ का इक्वेटर है। ठीक है, ऐसे, और ये हमारी अर्थ के पोल्स हैं कुछ ऐसे। ठीक है, ठीक है, हमारी ये जो अर्थ है वो हर समय घूमती रहती है इन पोल्स के अराउंड। मान लो हमारी अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है, तो इस एक्सिस के अराउंड हमारी अर्थ ऐसे घूमती है। हमारी अर्थ जब बेटा ऐसे घूमती है, हमारी अर्थ का रेडियस कितना है, हमारी अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर। जब हमारी अर्थ घूमती है तो सारे के सारे मासेस जो इस अर्थ के ऊपर हैं वो सारे के सारे रोटेट करते हैं। रोटेशनल मोशन में मैंने एक चीज आपको समझाई थी कि जब भी कभी भी कोई भी बॉडी रोटेट करती है तो उसके हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा हमेशा सेम होती है। लीनियर वेलोसिटी भले ही चेंज हो सकती है परंतु एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, सेम होती है। ठीक है जी, मतलब अगर कोई भी बॉडी हमारी ऐसे गोल घूम रही है तो यहां वाले पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी अगर ओमेगा है, इसकी भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही रहेगी। भले ही इस वाले पार्टिकल का रेडियस छोटा हो जाए, मतलब इसकी वेलोसिटी कम हो जाए, ठीक है जी, पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ठीक है, ये छोटी सी नॉलेज वाली बात है जो मैं दे चुका हूं आपको रोटेशनल मोशन में। ठीक है, तो इसकी वीडियो भी ऑलरेडी डाल चुका हूं मैं रोटेशनल मोशन की। ठीक है, तो बात मैं आपको क्या कह रहा हूं, मान लिया जाए हमारी अर्थ के ऊपर आने वाला कोई एक मास है जो P पॉइंट पे मैंने रखा है और इसकी वैल्यू है स्मॉल m, और ये भी अर्थ की सेंटर से r रेडियस पर है। ठीक है जी, अब कोई भी मास जो अर्थ की सरफेस पर पड़ा होता है उसके ऊपर अर्थ जो फोर्स लगाती है वो सेंटर की दिशा में लगाती है, और कितनी फोर्स लगाती है, m इंटू जी फोर्स लगाती है। ठीक है जी, अब आप अपने दिमाग में ना एक छोटा सा कंसेप्ट बिठा लो जो मैं बताने लगा हूं। बेटा ये हमारी अर्थ का स्फीयर है, हमारी अर्थ के स्फीयर पर अलग अलग लोकेशंस पर अलग अलग मासेस पड़े हैं। अब हर एक लोकेशन का अपना एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस पता लगता है लैटिट्यूड से। किससे बेटा, लैटिट्यूड से। लैटिट्यूड का क्या मतलब है, लैटिट्यूड का ये मतलब है कि मैं अर्थ के सेंटर पर खड़ा होकर इस तरह से अपनी बाजू को उठाऊंगा। मान लो अगर मैं अर्थ के सेंटर पर खड़ा हूं, मेरे को इस वाले का एड्रेस, इस वाले पॉइंट का एड्रेस पता करना है, तो मैं अर्थ के इक्वेटर से ऐसे एंगल उठाऊंगा। जितना ये एंगल मेरा बना वो एंगल है लैटिट्यूड एंगल, और इस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है जी, वो जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा वो पूरी की पूरी लाइन जो है वो एक तरह से
सेम लैटिट्यूड एंगल पर होगी। जरा समझने की कोशिश करो, ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के सेंटर पर खड़ा होकर मैं अगर 23 डिग्री का एंगल ऐसे उठाता हूं, तो बेटा 23 डिग्री का एंगल उठाने के बाद मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूंगा, मतलब इस तरह से मैं पूरा घूमकर एक लाइन ड्रॉ करूंगा, तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है ये कहलाएगी 23 डिग्री लैटिट्यूड। समझ गए मेरी बात? तो उसी तरह से मान लो मैं सेंटर पर खड़ा होकर एक लैम्डा एंगल पर एक अपने हाथ को उठाता हूं और फिर एक पूरी की पूरी एक सर्कुलर लाइन में ड्रॉ करता हूं, मतलब लैम्डा एंगल पर मैंने ऐसे उठाया और पूरा एक ऐसे मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये सर्कल क्या कहलाएगा? ये सर्कल कहलाएगा लैम्डा डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है जी, ये लैम्डा क्या है? लैटिट्यूडिनल एंगल। मेरी बात आपको समझ में आ गई? अब मान लिया जाए हमारी अर्थ जब रोटेट करेगी तो ये वाला मास भी इस लैटिट्यूडिनल एंगल के अलोंग ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, ये वाला मास भी ऐसे रोटेट करेगा, ये इक्वेटर वाला मास भी ऐसे रोटेट करेगा, ये वाला मास भी ऐसे रोटेट करेगा, सारे के सारे मासेस ऐसे 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 रोटेट करते हुए हमें दिखाई देंगे। ठीक है जी, मैं अभी सिर्फ इस मास की कैलकुलेशन कर रहा हूं। ठीक है, अब मान लो ये रोटेट करेगा तो इसका कुछ रोटेशनल रेडियस होगा। वो कितना रोटेशनल रेडियस होगा? r। और हम जानते हैं कोई भी बॉडी जब रोटेट करती है उस बॉडी के ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगती है। तो मतलब जब स्मॉल आर रेडियस पर ये मास ऐसे रोटेट करेगा तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी, विच इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगेगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स के ही बराबर होगी, और उसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? mv² अपॉन r होगी उसकी वैल्यू। आई होप सो आपको समझ में आ गया। ठीक है जी, तो अब आप जानते हो कि ये बॉडी अब रोटेट कर रही है, तो रोटेट करती हुई बॉडी की वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में हमेशा लिखते हैं। तो वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है r इंटू ओमेगा। ये हम हमेशा तब यूज करते हैं जब किसी भी लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर में कन्वर्ट करना हो। तो ये हमारा क्या बन गया? m r का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर अपॉन r, इससे कट गया ये बन गया m r ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब बाहर की दिशा में ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है? m r ओमेगा का स्क्वायर लग रही है। ठीक है जी, आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब ये r रेडियस ने इसके साथ लैम्डा एंगल बनाया, तो ये वाला एंगल भी कितना ही बनेगा? लैम्डा ही एंगल बनेगा। ठीक है जी, तो अब मैं इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेना। अब सेकंड डायग्राम बनाकर इस चीज को सिर्फ लिख लेना। ये हमारा है m r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, तो अगर मैं इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करूं, ठीक है, अगर बेटा मैं इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करूं तो इसका एंगल अगर लैम्डा बना है तो इसका भी एंगल कितना ही बनेगा? लैम्डा। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर का लैम्डा के साथ क्या कंपोनेंट होगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। और इस तरफ परपेंडिकुलर क्या कंपोनेंट होगा? एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा। आई होप सो ये आप समझ गए हैं। ठीक है, और ये आर रेडियस है, इस आर रेडियस का लैम्डा के साथ क्या एंगल बनेगा, मतलब क्या कंपोनेंट बनेगा? आर कॉस लैम्डा। ठीक है जी, ओके, इस तरह से लैम्डा के साथ इसका कंपोनेंट बन गया आर कॉस लैम्डा, और वर्टिकल की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ओके। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हौच पौच हो गया तो आप इसको अपने आप से भी एक बार ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वैसे साफ सुथरा एक डायग्राम बनाकर दे रहा हूँ। ये मास था, इसका लैम्डा एंगल था। ठीक है, समझा मैंने आपको दिया है, ये mg है और इसका रेडियस r है और इस सर्कल का रेडियस है स्मॉल r। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी है? r cos लैम्डा, ये हमारा लैम्डा है। ठीक है, तो बाहर की तरफ लग रही है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी तरफ ऐसे लैम्डा एंगल बना, दिस इज एम आर ओमेगा स्क्वायर cos लैम्डा एंड दिस इज एम आर ओमेगा स्क्वायर साइन लैम्डा। ठीक है, ये क्लियर है आपके लिए। ओके, अब आप एक चीज देखें कि हमारे इस मास के ऊपर अंदर की दिशा में जो फोर्स लग रही है वो mg लग रही है, एंड बाहर की दिशा में जो फोर्स लग रही है
वो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा लग रही है। ये क्यों लग रही है? क्योंकि हमारा ये मास जो है वो लैम्डा लैटिट्यूड एंगल पे, वो लैम्डा लैटिट्यूड एंगल पे ऐसे रोटेट कर रहा है, कितनी एंगुलर वेलोसिटी से? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये जो बाहर का फोर्स है वो ओमेगा के कारण है, लैम्डा के कारण आया है। अगर हमारी अर्थ रोटेट ना करती तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी ना होती और बाहर की दिशा में फोर्स भी ना लगती, और सिर्फ उसके ऊपर कौन सी ही फोर्स लगती? एम जी ही लगती। मतलब एक रुकी हुई अर्थ के ऊपर सिर्फ कौन सी ही फोर्स लगेगी? एम जी ही लगेगी। एक घूमती हुई अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी होती है, तो इसी के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा का जन्म होता है। तो अगर मैं आपको कहूं कि नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर कितनी लगेगी, तो बेटा सेंटर की तरफ नेट फोर्स लगेगी एम जी में से माइनस कर दो एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा को। ठीक है जी। और कभी भी नेट फोर्स जब हम निकालते हैं उसको मैं क्या बोल सकता हूं? एम जी, और क्योंकि लैम्डा एंगल पर हम निकाल रहे हैं तो एम जी लैम्डा मैंने इसको लिख दिया, क्योंकि मास तो कभी चेंज नहीं ना होता, मैं मास को तो एम ही रखूंगा। ये बन गया एम जी माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। तो m से m कट गया, तो g लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन की एक एक बात मैं समझानी चाहता था, तो इसीलिए मैंने अलग से आपको ये बताया। ठीक है जी, ओके। तो अब आप को पेपर में कैसे ये एक्सप्रेशन अटेम्प्ट करके आना है वो आप देख लें। इसका क्लियर डायग्राम ये मैंने बना रखा है। ठीक है, सेम है, वही है सब कुछ। ठीक है, तो यहां पर हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उस पॉइंट मास की जो कि लैम्डा लैटिट्यूड एंगल पर है वो कितनी आ रही है? g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है जी। तो इस चीज से आप ये और भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम इक्वेटर से बेटा दूर जाते जाएंगे, तो हमारा लैम्डा क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। अगर हमारा लैम्डा इंक्रीज होता जाएगा बेटा, कॉस जो है वो डिक्रीमेंट फंक्शन होता है, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होएगा कॉस की वैल्यू डिक्रीज होएगी। ठीक है जी। तो मतलब जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे हमारा लैम्डा इंक्रीज होएगा, हमारे कॉस लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होएगी, और हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी क्या होएगी? इंक्रीज होएगी। तो मतलब कॉस लैम्डा की वैल्यू हमारी डिक्रीज होएगी, तो इसमें से बड़ा नंबर नहीं, छोटा नंबर माइनस होगा, क्योंकि कॉस लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी, इसमें से छोटा नंबर माइनस होगा, तो जी लैम्डा की वैल्यू क्या होएगी? इंक्रीज होएगी। तो आप अपने दिमाग में एक चीज समझ लें कि तुम जितना ज्यादा इक्वेटर से दूर वाले पार्टिकल, मतलब इक्वेटर से ज्यादा एंगल वाले पार्टिकल के बारे में कैलकुलेशन करेंगे, उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि लैम्डा इंक्रीज होने से कॉस लैम्डा कम होता है, तो छोटा नंबर माइनस होगा। ठीक है, तो जी लैम्डा की वैल्यू ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। अब इसके एक दो स्पेशल केसेस हैं, इनको भी आप अपने दिमाग में बिठा कर रखें। ठीक है, पहला स्पेशल केस है इसका, इक्वेटर के ऊपर लैम्डा की वैल्यू 0 होगी, तो कॉस लैम्डा की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। तो इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी? g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसकी बात जो है ये एमसीक्यूज में टीचर्स बहुत पूछते हैं। ठीक है, अगली बात है पोल्स के ऊपर लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। तो अगर लैम्डा 90 डिग्री हो जाएगी तो कॉस लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारा नेचुरली जो फॉर्मूला है जी लैम्डा का वो क्या है? g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। ठीक है ना, तो मतलब अगर मैं पोल्स की बात करूं तो लैम्डा 90 हो जाएगा, कॉस लैम्डा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अगर कॉस लैम्डा की वैल्यू ही बेटा 0 हो जाएगी, अगर इसकी ही वैल्यू 0 हो जाएगी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी? g के बराबर। तो मतलब पोल के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कितना ही होता है? g ही होता है, ये मैं बता भी चुका हूं आपको। ठीक है, ओके। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि पता करके बताओ कहां पर ज्यादा होगी कहां पर कम होगी, तो बेटा पोल्स पर मैक्सिमम होगी एंड इक्वेटर पर मिनिमम होगी। ठीक है जी। अब अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए कितना डिफरेंस है पोल्स और इक्वेटर की वैल्यूज में, ठीक है जी, तो अगर कोई आपसे पूछे
कि डिफरेंस कितना है पोल्स और इक्वेटर की वैल्यू पे, तो आप कहेंगे पोल्स की वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू और इक्वेटर की वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दो। मतलब पोल पर वैल्यू है g माइनस इक्वेटर पर वैल्यू है g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट को जब मैंने ओपन किया बीच में प्लस लग गया, g से g कट गया, ये बन गया आर ओमेगा का स्क्वायर। आई होप सो ये आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ आया। ठीक है ना। तो मतलब ये है कि जब मैं अर्थ की सरफेस से इक्वेटर से पोल की तरफ जाऊंगा तो मेरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में मतलब g में जो वेरिएशन आएगा, g में बच्चों जो वेरिएशन आएगा वो कितना आएगा, आर ओमेगा का स्क्वायर आएगा वेरिएशन। ठीक है जी, ओके। अब लास्ट बात है, ये बात बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ग्राफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो वेरिएशन है इनका ग्राफ बहुत टीचर्स पूछते हैं। ठीक है जी, देखो ये ग्राफ आप बाद में देखना, ठीक है, पहले मैं आपको समझा दूं। मान लिया जाए ये बेटा हमारी अर्थ की सरफेस है, हमारी अर्थ की सरफेस का सेंटर ये है। ठीक है जी, सेंटर पर जो डिस्टेंस माना जाता है वो कितना माना जाता है, 0 माना जाता है। ठीक है, हमें जो ग्राफ प्लॉट करने को आता है पेपर में वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड डिस्टेंस के बीच में प्लॉट करने को आता है। अगर मैं सेंटर पर देखूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 है। जैसे जैसे मैं सरफेस की तरफ बढ़ूंगा मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो मतलब सेंटर से अगर मैं सरफेस की तरफ जाऊंगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती जाएगी बेटा, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी, अभी मैं सरफेस के अंदर की बात कर रहा हूं। तो सरफेस के अंदर की जब बेटा हमने बात करनी होती है तो उसके लिए मैंने आपको क्या निकलवाया एक्सप्रेशन, तो सरफेस के अंदर वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हमारा आया है कुछ इस तरह से। यस, सरफेस के अंदर वाला जो हमारा एक्सप्रेशन है वो आया है बेटा हमारा ये, this is g at depth is equal to g into 1 minus d upon r। मतलब जितना ज्यादा हम अंदर होंगे उतनी ही ज्यादा वैल्यू 1 में से माइनस होगी, उतनी ही हमारी डेप्थ कम होगी। मतलब सरफेस के अंदर की अगर मैं बात करता हूं सरफेस के अंदर की मैं बात करता हूं, मेरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेप्थ के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डेप्थ के। ठीक है जी, तो 0 पॉइंट पर डेप्थ सबसे ज्यादा है। जैसे जैसे मैं बाहर बढ़ूंगा हमारे आर की वैल्यू क्या होगी, हमारे आर की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है जी, और मेरे डेप्थ की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है जी, तो सरफेस के अंदर हम जब चेक करते हैं तो हमारे आर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ठीक है, और मेरे डेप्थ की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी। देखो मैं बड़ी बारीक बात कर रहा हूं, आर के इंक्रीज होने से डेप्थ क्या होएगा, डेप्थ होएगा बेटा डिक्रीज। ठीक है जी, और हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ का क्या फॉर्मूला था, दिस इज g इंटू 1 माइनस डेप्थ अपॉन रेडियस। तो अगर डेप्थ मेरा कम होगा, ठीक है, यानी कि r मेरा ज्यादा होगा, ठीक है, तो इसमें से कम नंबर माइनस होगा तो g की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है जी, तो जब डेप्थ मेरा कम होगा r मेरा ज्यादा होगा तो g की वैल्यू मेरी ज्यादा होगी। तो r ज्यादा होने से हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होएगी, ज्यादा होएगी। मतलब मेरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, एंड मैं ऐसा भी कह सकता हूं मेरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डेप्थ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज नीट या जेईई में बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके पूछते हैं टीचर, डेप्थ और डिस्टेंस वाली बात आपको क्लियर रखना है जैसे मैं बता रहा हूं। ठीक है जी, ओके। अब सरफेस वाले पॉइंट पे हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, g हो जाती है। तो सरफेस वाले पॉइंट पे मतलब कैपिटल R रेडियस पे मेरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाती है, g हो जाती है। ठीक है जी, सरफेस वाले पॉइंट के बाहर हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फिर से कम होनी शुरू हो जाती है। हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, क्योंकि सरफेस वाले पॉइंट के बाहर हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल G m अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है जी, तो वो r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, तो स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है तो कर्व आता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, अगर
जी आर दोनों के ऊपर 1 1 लगा हो और बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर एक के भी ऊपर स्क्वायर हो तो वहां पर क्या बन जाता है, कर्व बन जाता है। ठीक है, छोटी छोटी बातें भी मैं इसमें बता रहा हूं। ओके, ठीक है। तो सरफेस के बाहर हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अब इसमें दो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बेटा सरफेस पे मतलब जब आर रेडियस था तब तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी थी, जी थी। जब हमारा रेडियस 2r हो गया, मतलब 2r हो गया रेडियस, तब हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, मतलब रेडियस डबल होने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाफ नहीं हो जाएगी, वो g/4 हो जाएगी, वो 4 टाइम्स कम हो जाएगी। ठीक है जी। अब 3 गुना रेडियस बढ़ने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो g/8 नहीं हो जाएगी, वो g/9 हो जाएगी। अब 4 गुना बढ़ने पे मतलब 4r पे हमारे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू g/16 हो जाएगी। तो आप बस अपने दिमाग में याद रखें, ये डायग्राम मैंने परफेक्ट डायग्राम बनाया है, इसको आपको कभी भी नहीं भूलना। पेपर में अगर आए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड जी के बीच में डायग्राम, तो आपको ये बनाकर आना है। ठीक है जी, ओके। तो ये जो लास्ट में मैंने आपको वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिखाया ना, इसको आप चाहे 2 बार ही सुन लेना, पर पेपर में प्लीज आप इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आना, ये आएगा ही आएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सैटेलाइट्स की बातें करूंगा। मैं आपके साथ एस्केप वेलोसिटी, सैटेलाइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास, ठीक है, अबव द अर्थ सरफेस, ये सारी की सारी बातें उसमें हम कवर करेंगे। क्योंकि एक ही पार्ट हमारा 2 घंटे के करीब हमारा बन गया है, तो अगर हम वो वाला भी पार्ट पढ़ेंगे तो सारा कुछ मिक्सअप हो जाएगा। हमें पढ़ना बहुत सुपर तरीके से है, चाहे 2 पार्ट्स 3 पार्ट्स बन जाए। सेकेंड पार्ट में मैं बचे हुए सारे एक्सप्रेशन आपको करवाऊंगा। थर्ड पार्ट में फिर तसल्ली से हम इसका एक से एक न्यूमेरिकल लगाएंगे, ऐसे ग्रेविटेशन हम तैयार करेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच बेटा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, अगले पार्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी की बातें करेंगे। ओके।